हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में। तो मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, आज का हमारा जो लेक्चर है वो होगा हमारा केमिकल रिएक्शंस, या फिर जिसको आप बोलते हो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस हम स्टडी करने वाले हैं। तो आप देखो, ओवरऑल जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, वो होती हैं इतनी। ठीक, देखो ये इतनी ज्यादा है, 4 कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है, लेकिन ये पीछे वाले जो हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पढ़े थे उसके कंपैरिजन में ये बहुत शॉर्ट है। इसकी मैं कंप्लीट 2 लेक्चर बनाऊंगा बस, और कुछ नहीं। 2 लेक्चर होंगे लेकिन उतने ज्यादा लेंथी लेक्चर नहीं होंगे। तो देखो कौन कौन सी रिएक्शन से, कौन सी 4 कैटेगरीज हैं। ऐसे वाला हमने पहले भी एक बार किया था, आई थिंक अल्कोहल्स फिनोल्स में किया था, जहां हम देखते थे पहले। देखो, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। देखो आपको पता है ये चीज होती है, C डबल बॉन्ड OH होता है ऐसा। ठीक, तो पहली कैटेगरी ऑफ रिएक्शन से जो वो है हमारी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। यहाँ जो OH बॉन्ड है ये वाली, ये बॉन्ड जहां ब्रेक होगी, जहां क्लीव होगी, क्लीवे का मतलब होता है, क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक। ठीक, तो पहली कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है जहां ये OH बॉन्ड ब्रेक होगी। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, और इसमें हम स्टडी करेंगे एसिडिक नेचर। ठीक है, ऐसा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, मुझे याद नहीं है किस चैप्टर में पढ़ाया आपको, लेकिन ऐसा पढ़ा है। दूसरी देखो, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH ग्रुप। अब देखो दूसरी बॉन्ड कौन सी है, यहाँ C और OH, C और OH वाली जो बॉन्ड है, दूसरी में ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी, तो वही लिखा है इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH। ये बॉन्ड है, ग्रुप नहीं, इसको बॉन्ड कर दो, बॉन्ड। ठीक, ये दूसरी कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस होगी। ठीक, तीसरी जो रिएक्शंस होंगी हमारे पास, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, ऐसी रिएक्शन जिसमें पूरा COOH ग्रुप ही इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और फोर्थ कैटेगरी की जो रिएक्शंस होंगी वो होंगी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप। आपको पता है इस कार्बोक्सिलिक एसिड के पीछे यहाँ ग्रुप लगा होता है ना। ठीक है, उसको बोलते हैं, या तो वो एल्काइल हो सकता है या एराइल हो सकता है। एराइल का मतलब एरोमेटिक हो सकता है, या एल्काइल का मतलब एलिफेटिक हो सकता है। तो उसमें कुछ रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही 4 कैटेगरीज होती हैं हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस की। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ये 2 कैटेगरीज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस लेक्चर में। इससे नेक्स्ट लेक्चर में पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ये 2 हैं लेकिन ये बहुत शॉर्ट हैं, साथ में यूजेस वगैरह करके खत्म कर देंगे। तो ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। आप अपनी नोटबुक, अपना पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसको साफ करते हैं, आगे चलते हैं। हमने लिख लिया यहाँ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, और आगे लिख दिया मैंने एसिडिक नेचर। तो यहां हम क्या स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो देखो आपको पता है जो एसिडिक नेचर होता है किसी भी चीज का, वो आप ऐसे स्टडी करते हो। देखो मैं आपको बता देता हूं यहाँ कि एसिड क्या होता है। आप अभी इतना मान लो कि एसिड कोई ऐसी चीज होती है जो वाटर में जब डिजॉल्व हो तो वो क्या करे, H+ आयन दे। ठीक है, वो होती है एसिड। तो आपको पता है, सपोज हमारे पास क्या है, A और H एक कोई मतलब कंपाउंड है। ठीक है, और इसको जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो ये यहां से क्या देता है, H+ आयंस देता है। ठीक है, और प्लस ये देखो यहाँ H है ना, तो ये H+ देता है, प्लस A- अलग हो जाता है। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ ये क्या कर रहा है, ये कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व होने पे क्या दे रहा है, H+ आयंस दे रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एसिड है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो डिजॉल्व होने पे H+ आयन देती है उसको बोलते हैं एसिड। तो आपको पता है कि जो H+ आयन है ये कैसे कोई चीज दे सकती है। ठीक है, तो देखो हमने अल्कोहल्स और फिनोल्स में भी देखा था कि एसिडिक नेचर क्या होता है। देखो आपको बताया था कि कोई चीज एसिड तब होता है, जैसे हम अगर अल्कोहल्स की बात करें, हमने बोला था सपोज ये हमारा कोई अल्कोहल है। ठीक है, ROH। ठीक है, और हमारा एक और कंपाउंड होता था जिसको हम बोलते थे फिनोल। ये हमने अल्कोहल फिनोल में स्टडी किया था। तो देखो हमने देखा था कि एसिड कोई चीज तब होती है अगर वो क्या करे, H+ दे। और H+ कैसे देती है वो भी हमने डिस्कस किया था। हमने देखा था कि क्या होता है, ये जो H होता है यहाँ, ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, जो चीज एसिड होती है उसमें जो H होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है, इस H के इलेक्ट्रॉन को आपकी तरफ खींचता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो आप देखो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है पूरी बॉन्ड। ये पूरी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये
O जो होता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो यहां से क्या करता है, H प्लस को बाहर निकाल देता है, ठीक है, प्लस H प्लस को जब बाहर निकालेगा तो RO माइनस बच जाता है यहाँ, ठीक है, ये चीज होती है। इसी तरह इसमें भी देखो, ये फिनोल है, इसमें भी यहाँ O लगा होता है, तो ये O क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस पूरी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो खींचने की वजह से यहाँ से भी ये क्या करता है, H प्लस देता है, प्लस यहाँ हमारा ये होता है O माइनस, जिसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, ये बच जाता है। देखो एक तो ये चीज होती है कि यहाँ इसमें जो हमारा कोई कंपाउंड एसिडिक होगा उसमें जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। दूसरी ये चीज भी मैंने आपको बताई थी कि जब यहां से यहां ये रिएक्शन होती है, मतलब H प्लस बाहर निकलता है, उस टाइम जितना स्टेबल ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं, ये हमारा एसिड है तो इसको बोलते हैं इसका कंजुगेट बेस, मैंने आपको बताया था कंजुगेट बेस बोलते हैं इसको। तो जितना ये वाला पार्ट जो है ये कंजुगेट बेस स्टेबल होगा, जितना ये स्टेबल होगा उतनी ही कोई चीज ज्यादा एसिडिक होती है, क्योंकि आपको बताया था एल्कोहल्स फिनोल्स वाले चैप्टर में आपको बताया था कि यहां से यहां अगर रिएक्शन जाएगी तो H प्लस देगी, मतलब एसिडिटी शो करेगी, H प्लस देगी, और यहां से यहां रिएक्शन तब ही जाएगी अगर इस साइड बनने वाली जो चीजें, प्रोडक्ट साइड बनने वाली चीजें अगर स्टेबल होंगी तो रिएक्शन यहां से इस तरफ जाना स्टार्ट करेगी, क्योंकि चीजें कहां जाना चाहती है, स्टेबिलिटी की तरफ, ठीक। तो अगर इस साइड जाते जाते ये चीज स्टेबल नहीं होगी तो फिर ये रिएक्शन उस तरफ जाएगी नहीं, तो उस तरफ नहीं जाएगी तो H प्लस नहीं देगी, ठीक है, H प्लस नहीं देगी तो फिर एसिडिक नेचर शो नहीं करेगी। तो इसी तरह हमने यहां भी देखा था कि इस साइड जब रिएक्शन जाती है तो ये क्या बनता है, ये हमारा होता है कंजुगेट बेस, ठीक है। तो हमने इन दोनों को भी वहां कंपेयर करके देखा था कि इस फिनोल के केस में क्या होता है, ये जो कंजुगेट बेस बनता है ना, ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है। और कैसे स्टेबल होता है, देखो ये रेजोनेंट, इसके ऊपर जो ये माइनस चार्ज आता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ठीक है, इसके बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो इसीलिए ये रिएक्शन यहां से इस तरफ जाना चाहती है, क्योंकि इस चीज से, ये जो रिएक्टेंट है ना फिनोल, इससे ये वाली चीज ज्यादा स्टेबल होती है, तो रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है, मतलब रिएक्शन जो हमारा ये कंपाउंड है ये स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, ये यही चाहता है कि मैं इस तरफ जाऊं, इस तरफ जाके ये बन जाऊं, साथ में H प्लस दे दूं, ठीक। तो आप क्या याद रखोगे, बोलोगे पहली चीज एसिडिक नेचर शो करने के लिए क्या होता है, H प्लस आयन देना चाहिए। दूसरी चीज ये होती है कि उसमें जो कंजुगेट बेस है वो स्टेबल होना चाहिए, अगर किसी का कंजुगेट बेस स्टेबल होगा तो वो क्या होगा, एसिडिक नेचर शो करेगा, ठीक। अगर कंजुगेट बेस स्टेबल नहीं है तो फिर क्या होगा, जैसे इस केस में देखो यहाँ ये अल्कोहल है, अल्कोहल से फिनोल स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये आपको बताया था, क्योंकि फिनोल में ये जो हमारा कंजुगेट बेस होता है ना, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन, ये ज्यादा स्टेबल है इससे, ये जो एल्कोक्साइड आयन है इससे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें आप देखो इसमें तो R लगा हुआ है, यहाँ माइनस चार्ज है, तो ये भी इधर से इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो पहले ही ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, उल्टा ये उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा है और माइनस दे रहा है, तो ये थोड़ा सा अनस्टेबल है, ठीक, मतलब ये उतना स्टेबलाइज नहीं है। इसलिए एल्कोहल हमने बोला था वीक एसिड्स होते हैं और फिनॉक्साइड, ये फिनोल जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एल्कोहल के कंपैरिजन में। तो आप देखो यही वाला कंसेप्ट हम यहाँ लगाने वाले हैं। कहाँ, ये मैंने आपको क्यों बताया, ताकि आपके दिमाग में थोड़ी सी चीज चलना स्टार्ट हो जाए कि एसिडिक नेचर जो होता है कैसे हम दिखाते हैं। अब देखो एक और चीज होती है कि हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा अगर हमने लिखा तो मतलब ये हमारा यहाँ से H प्लस दे रहा है, कोई कंपाउंड H प्लस दे रहा है, मतलब ये एसिडिक है। अब देखो कभी कभी हम ऐसा भी लिखते हैं कि अगर AH को मैं वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो ये क्या देगा, H3O प्लस आयन देता है, प्लस A माइनस, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक। अब देखो ये जो H3O प्लस आयन है ना, ये भी एक किस्म का H प्लस आयन ही है। कैसे, देखो आपको पता है ये चीज वाटर में क्या देती है, H प्लस आयन देती है, ठीक। अब देखो वाटर के अंदर देती है ना, तो वाटर के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होते हैं दो, तो ये जैसा ही H प्लस देगी ये वाटर के लोन पेयर इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो आप देखो H2O था, एक H और एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या हो गया, H3O हो गया, H3O हो गया। तो आप देखो एक लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ठीक। तो आप देखो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि कोई चीज अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद H3O प्लस आयन दे उसको भी एसिड ही बोलेंगे। तो देखो H3O प्लस और H प्लस में क्या फर्क है, कोई चीज जितने H प्लस देगी उतने ही H3O प्लस देगी, क्योंकि जितने H प्लस निकलेंगे उतने ही H प्लस H2O के साथ क्या करेंगे, मतलब कंबाइन करके H3O प्लस देंगे। तो आप बोलोगे कोई चीज जितना वाटर में H3O प्लस आयन देती है उतनी वो एसिडिक होती है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो अगर कोई हमारा कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H3O प्लस देता है तो वो भी एसिड ही है, अगर H प्लस देता है तो वो भी एसिड ही है, क्योंकि H प्लस और H3O प्लस एक ही चीज मान सकते हो, ठीक है। H प्लस H2O के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, H3O प्लस बनाता है, बस इतना याद रखना है। देखो ये चीज थी थोड़ी सी बेसिक। अभी हम देखते हैं यहाँ
कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कैसे वाटर में डिजॉल्व होकर H+ आयन देता है और वो कैसे एसिडिक नेचर शो करता है। देखो मैं थोड़ा सा स्लो चलता हूँ लेकिन कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप में पढ़ाई करने की कैपेसिटी है, पैशन है स्टडी करने का, कुछ बनने का, तो आप पक्का करोगे, इसको देखोगे, आपको समझ में आएगा। ठीक, अब आप देखो यहाँ जो मैंने लिखा है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मतलब ऐसी रिएक्शंस हम यहाँ देखने वाले जहां OH बॉन्ड क्लीव होगी और यहाँ हम देखने वाले हैं एसिडिक नेचर। तो आप इसमें एक पॉइंट ऐड करो पहले, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड्स डिसोसिएट इन वाटर, लिखो यहां कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, डिसोसिएट इन वाटर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं पानी में डिसोसिएट हो जाते हैं टू गिव रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, एंड हाइड्रोनियम आयन, देखो एंड हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का मतलब क्या होता है, ये जो H3O+ आयन होते हैं इन्हीं को ही हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। तो आप बोलोगे H+ लिखो या फिर H3O+ लिखो, बात एक ही, लेकिन ज्यादातर जो है आपको बुक्स में H3O+ लिखा हुआ मिलता है, ठीक। तो आप H+ भी लिख सकते हो, लेकिन वाटर में डिजॉल्व करोगे तो वाटर H+ को ले लेगा, तो H3O+ लिखा जाता है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट पढ़ो, देखो क्या लिखा है, मुझे इसको साफ करना पड़ेगा, इसको एक बार साफ कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। देखो ये आपको समझ में आ गया ना, आप इसको लिख भी सकते हो, अगर नहीं भी लिखना चाहते तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो आप बोलोगे यहां लिखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स डिसोसिएट इन वाटर, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो वाटर में डिसोसिएट होते हैं और क्या देते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट आयन। एक तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट आयन देते हैं, ठीक है, और साथ में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। देखो इसको करके देखते हैं कैसे होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो आप यहाँ, ये वाला RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इसको जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं H2O लिख दो, और यहां से हमें क्या मिलता है, एक तो RCOO-, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक, और साथ में हमें क्या मिलता है H3O+, ठीक। अब आप देखो यहां से ही हमें ये पता चल गया कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वाटर में डिजॉल्व होकर क्या देते हैं, एक तो कार्बोक्सिलेट आयन देते हैं और साथ में H3O+ दे रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, एसिड से, ठीक है। आपको अभी मैंने बताया था H3O+ का मतलब है H+, तो H+ दे रहे हैं, तो या फिर ये हाइड्रोनियम आयन निकल रहा है यहाँ से, तो एसिड है। अब देखो जब ये हाइड्रोनियम आयन निकल रहा है तो कौन सी बॉन्ड ब्रेक हो रही है, आप खुद सोचो। अभी हमने देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा होता है ना, OH, तो इसमें बॉन्ड कौन सी ब्रेक हो रही है, आप खुद देखो यहाँ COO- बना है, मतलब ये वाला पार्ट, ये माइनस बना है, ये उड़ रहा है यहाँ से, H+ यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। वही H+ ये जो वाटर के साथ मिक्स होकर H3O+ बना रहा है, ठीक। तो आप खुद सोचो यहाँ जब एसिडिक नेचर शो करता है कार्बोक्सिलिक एसिड तो कौन सी बॉन्ड ब्रेक होती है, OH बॉन्ड ब्रेक होती है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक। अभी आगे देखो, अब देखो यहाँ जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये वाला, ये कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है यहाँ, ये क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। देखो पहले इसको हम देख लेते हैं कि कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखो RC+O-, ये होता है कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक। तो इसको आप ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करके दिखा सकते हो। देखो ऐसे करेंगे, ये वाला माइनस यहां जाएगा, ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो कैसे होगा, RC इस O पे माइनस आ जाएगा और डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक। तो आप देखो कि ये दो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो आगे आप एक चीज और बना सकते हो कि यहां हमारा इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना, वो कुछ ऐसा बनता है, R, आगे आप लिखो ऐसे, C, O यहां, O यहां, और ऐसे करके डॉटेड लाइन में दिखा के ऐसे माइनस दिखा देना। तो आप देखो ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल जहां इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ना, ठीक है,
तो ये तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया हमने, इन दोनों को कंपेयर करके कुछ ऐसा है। देखो ओवरऑल क्या हो रहा है, एक बार यहाँ इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है, एक बार इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है, ठीक। तो मतलब माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन के ऊपर मूव कर रहा है, तो वही हमने दिखाया यहाँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आपको बनाने आते ही होंगे। देखो ना नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये यहाँ चला जाएगा, ये ऐसे ही मूव करेगा, ठीक। एक बार इस ऑक्सीजन पे माइनस, एक बार इस ऑक्सीजन पे माइनस, ठीक है। तो आप देखो यहाँ आप ये मान सकते हो कि अगर ये हमारा जो कंपाउंड है ये एसिड है, तो ये इसका क्या होगा, ये इसका कंजुगेट बेस होगा, ये आपको पता है कंजुगेट बेस होगा। तो आप खुद सोचो, मैंने आपको बताया था अभी कि जिस कंपाउंड का कंजुगेट बेस जो होता है, मतलब जिस एसिड का कंजुगेट बेस स्टेबल होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मतलब ठीक ठाक H3O+ वो वाटर के अंदर देता है। तो आप खुद सोचो इसका ये जो हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका जो कंजुगेट बेस है वो स्टेबल है, और कौन सा स्टेबिलिटी है उसमें, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखो यहां लिख दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। और ये जो हमारा कंजुगेट बेस है ये कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो आप खुद सोचो ये कंजुगेट बेस स्टेबल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक ठाक एसिड से, मतलब अच्छा एसिडिक नेचर शो करते हैं, ठीक है। तो यही मतलब है। आप अगर इसको अल्कोहल से कंपेयर करो तो अल्कोहल में कैसा बनता है, देखो अल्कोहल में जो आयन बनता है ना वो ऐसा बनता है RO-, ठीक। तो ये तो इसके सामने बिल्कुल अनस्टेबल है, ये वाला इसके सामने तो बिल्कुल अनस्टेबल है, क्योंकि ये वाले जो है देखो ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो स्टेबिलिटी ही नहीं है, तो ये इससे भी ज्यादा स्टेबल है। और ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये फिनोल से भी ज्यादा एसिडिक होता है, उसको आगे देखेंगे, ठीक है। तो आपको मैं एक और बात बताऊं, आपने जब रेजोनेंस वाला पार्ट पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो आपने देखा होगा जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो इक्विवेलेंट आती हैं तो ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। आप देखो इक्विवेलेंट का मतलब है कि दोनों एक जैसी आती हैं, और माइनस चार्ज देखो यहां किसके ऊपर है, देखो यहां माइनस चार्ज दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर O के ऊपर है, देखो O के ऊपर, इसमें भी O के ऊपर माइनस चार्ज है, इसमें भी O के ऊपर माइनस चार्ज है। तो आप देखो O के ऊपर माइनस चार्ज है, इसका मतलब ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक चीज, तो ये इक्विवेलेंट है, मतलब इसमें भी O के ऊपर है, इसमें भी O के ऊपर है, इसमें इस O के ऊपर है, इसमें इस O के ऊपर है, ठीक। तो आप देखो जो ऑक्सीजन होता है वो है ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या चाहता है कि मेरे ऊपर माइनस चार्ज आए, ठीक है, वो ये नहीं चाहेगा कभी कि मेरे ऊपर प्लस चार्ज आए, ठीक। तो आप देखो जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसी के ऊपर ही माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं दोनों इक्विवेलेंट है। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स की वजह से, क्योंकि इसमें किसी भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर माइनस चार्ज नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर ही माइनस आ रहा है, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से ये जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ये क्या करती है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन होता है इसकी स्टेबिलिटी के लिए। तो इसी रीजन से हमारा जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो एसिड होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ये फिनोल से भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, क्योंकि फिनोल में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है ना, फिनोल का फिनॉक्साइड आयन बनता है, फिनॉक्साइड आयन में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं उसमें माइनस चार्ज जो होता है वो इसके ऊपर आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर कम आता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव के ऊपर आता है माइनस चार्ज। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर माइनस चार्ज का मतलब है वो अनस्टेबल है। माइनस चार्ज किसको चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, और प्लस चार्ज चाहिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को, ठीक है। तो वो चीज हम आगे देखेंगे, ठीक है। इतना आप लिखो पहले कि ये जो हमारा आयन होता है कार्बोक्सिलेट आयन, ये कैसा होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो इसलिए ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ये क्या करता है, एसिडिक नेचर शो करता है, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट और ऐड करो आप यहां, फॉर द अबोव रिएक्शन, मतलब ये जो हमने ऊपर रिएक्शन लिखी है ये वाली, इसके लिए आपने अगर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ा है 11th क्लास में, तो आप इसके लिए के इक्विलिब्रियम लिख सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो के इक्विलिब्रियम क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता है क्या होता है, ये वाले दोनों की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ये वाले दोनों की कंसंट्रेशन, वही होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आप लिख सकते हो यहाँ ये वाला, देखो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू RCOO माइनस की कंसंट्रेशन इनटू H3O+ की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ये वाला RCOOH की कंसंट्रेशन इनटू H2O की कंसंट्रेशन। ये इस रिएक्शन के लिए हमारा के इक्विलिब्रियम है। ये हमने क्यों लिखा अभी आपको समझ में आएगा, ठीक। अभी देखो अगर हम क्या करें, इसके लिए हमारे पास होता है एक के, ये के इक्विलिब्रियम है ना, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी आपको समझ में आएगा एक और होता है, अगर हम क्या करें इस के इक्विलिब्रियम को इस H2O के साथ क्रॉस मल्टीपल कर दें, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम को H2O के साथ क्रॉस मल्टीपल कर दे, तो आपको पता है
क्या होगा फिर, आप इतना याद रख लो, के इक्विलिब्रियम इनटू H2O, ये वाला H2O कर दिया, ये वाला। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये होगा RCOO माइनस की कंसंट्रेशन इनटू H3O प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई क्या, RCOOH, RCOOH, ये हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया, के इक्विलिब्रियम को H2O के साथ मल्टीपल कर दिया। अब देखो के इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वाटर जो होता है ना, ये वाटर, तो हम ऐसा मानते हैं कि हमने वाटर जो है वो ज्यादा डाला है। तो अगर बहुत ज्यादा डाला है तो उसमें मतलब क्वांटिटी उसकी क्या होती है, एक किस्म की कांस्टेंट होती है, इसलिए इस वाटर को हम कांस्टेंट मान के, इस वाटर को कांस्टेंट मान के इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ मल्टीपल कर लेते, तो आ जाता है के इक्विलिब्रियम इनटू H2O। और ये जो बनता है ये वाला कांस्टेंट ओवरऑल मिला के एक और कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, उसको बोलते हैं के, ठीक। और ये जो के होता है, ठीक है, के अगर आपको लिखना हो इस रिएक्शन के लिए तो आप क्या करोगे, ठीक है, देखो के वही चीज है, के इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, के इक्विलिब्रियम इनटू H2O के बराबर, और ये किसके बराबर होता है, सीधा इसके बराबर। तो देखो यहां ऐसे लिखो कि के किसके बराबर होगा, के का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, मतलब कोई एसिड कितना डिसोसिएट हुआ है वाटर में, उसको बोलते हैं के। मैं यहां लिख देता हूं, ये जो के क्यू है ना, ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये चीजें आप इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ते हो, ठीक है, वहां आपने एसिड की डिसोसिएशन करा के भी देखा था कि कैसे कैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता है, ठीक है। इसी तरह के जो होता है ना, ये होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और इसी तरह एक के भी होता है, ठीक है, के भी होता है, वो बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, ठीक, ठीक है। मतलब के बी जो होता है वो बेस के लिए यूज होता है, आगे हम देखेंगे वो अमाइंस वाले जो चैप्टर है हमारा, अमाइंस वाला चैप्टर, उसमें हम वो वाला देखेंगे के बी। अभी आप इतना देखो कि के ए जो होता है ये क्या होता है, ये होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और के ए इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो के इज इक्वल टू हमने कैसे बनाया, के इक्विलिब्रियम इनटू H2O करके, तो इसको छोड़ के हम ये लिख सकते हैं सीधा, तो क्या आएगा, RCOO माइनस इंटू H3O प्लस, ठीक है, डिवाइडेड बाई RCOOH, ठीक। ये हमारा आता है के की वैल्यू हमारी ये आती है। तो आपसे कोई पूछ ले के कहां से निकाला, तो आप ऐसे बोलोगे, ये होता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो के होता है ना, इसका काम क्या है, देखो इसका काम क्या है, हमें देखना क्या है, हमें देखना है एसिडिक नेचर ऑफ एसिड, किसी एसिड का एसिडिक नेचर। तो आप देखो ये जो के है हमारा, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सीधा H3O प्लस के ऊपर, H3O प्लस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप देखो कोई एसिड जितना ज्यादा H3O प्लस देगा, मतलब H3O प्लस का मतलब है H प्लस, कोई एसिड जितने ज्यादा H प्लस आयन देगा उतना ही उसका के बड़ा होगा, के बड़ा होगा। तो देखो ये चीज मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होगी। देखो जैसे मैं बोलूं हमारे पास दो एसिड है, एक का के 5 है, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब है कितना डिसोसिएट हो रहा है, और एक का के हमारा क्या है 10 है। तो आप देखो जिसका के 10 होगा, ठीक, तो आप देखो के किसके ऊपर डिपेंड करता है, H3O प्लस की कंसंट्रेशन के ऊपर। तो जितनी ही H3O प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, मतलब H3O प्लस ज्यादा होंगे, इसका मतलब H प्लस ज्यादा होंगे, तो उतना ही के ज्यादा होगा। तो आप बोलोगे जितनी के की वैल्यू बड़ी होगी उतना ही एसिड कैसा होगा। देखो आपको पता है ना, जो एसिड वाटर के अंदर ज्यादा H3O प्लस आयन देगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो आप देखो जितना कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी ही उसकी के की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, H3O प्लस के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो आप देखो यहाँ अगर के की वैल्यू एक एसिड के लिए 5 है, दूसरे के लिए 10 है, तो आपसे कोई पूछ ले कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो आप बोलोगे ये वाला, क्योंकि इसकी के की वैल्यू ज्यादा है, के की वैल्यू ज्यादा मतलब H3O प्लस ज्यादा देगा, तो H3O प्लस ज्यादा देगा तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक। तो आप देखो एक तो हम के की वैल्यू यूज करके एसिड्स को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और चीज होती है उसको बोलते हैं pKa, उसको लिखो आप pKa, ये इसी के को हम pKa बोल देते हैं। अगर हम ऐसा करें, देखो pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka, ये भी आप याद रखना, ठीक है। अगर हम इस Ka का माइनस लॉग ले लेते हैं, ले लेते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं pKa। तो अब आप देखो दूसरी चीज, पहले तो आप के की वैल्यू कंपेयर करके एसिड की
मतलब जो स्ट्रेंथ होती है उसको कंपेयर कर सकते हो के ए की वैल्यू से। तो आप बोलोगे जितनी के ए की वैल्यू बड़ी उतना एसिड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप देखो इसी के ए को अगर हम लॉग में चेंज करें, मतलब इसके ऊपर हम माइनस लॉग अप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है पी के ए। तो आप देखो दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पी के ए वैल्यू मोस्टली एसिड्स की दी होती है। आपको बुक में दिखेगा बहुत सारे एसिड्स की पी के ए वैल्यू दी है। देखो एसिड की पी के ए वैल्यू दी होगी, जैसे 1 ने, 2 है, 10 ने, 15 ने, ठीक है। ये एसिड की पी के ए वैल्यूज दी होती है ऐसे बुक के ऊपर। तो पी के ए का मतलब क्या होता है आपको पता है, पी के ए का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ के ए। तो आप यहां से अगर हम जिसको बोलते हैं ना कंक्लूजन वो निकालें, तो आप बोलोगे जितनी ही के ए की वैल्यू बड़ी होगी, जितनी ही के ए की वैल्यू बड़ी होगी, यहां देखो जितनी के ए की वैल्यू बड़ी होगी उतना ही एसिड स्ट्रांग होगा। तो यहां इस फार्मूले में अगर के ए की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी ही पी के ए की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक, देखो ना क्योंकि माइनस लगा हुआ है यहां, जितनी के ए की वैल्यू बड़ी होगी उतनी ही पी के ए की वैल्यू कम होगी। तो आप यहां से ऐसे बोल सकते हो कि अगर सिर्फ हम के ए से एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो जितना के ए मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट बड़ा होगा उतना एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर हम पी के ए को कंपेयर करें, देखो पी के ए की वैल्यूज को भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप वो जो एग्जामिनर है उसकी मर्जी आपसे वो क्या पूछे, आपसे अगर के ए की वैल्यूज दी है तो आप बोलोगे जितनी बड़ी वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब देखो अगर अगर आपको पी के ए की वैल्यू दी है, ठीक है, पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए होता है, तो इसका मतलब पी के यहां अगर के ए आप बड़ा रखोगे तो पी के वैल्यू छोटी आएगी। ठीक, तो आप बोलो सपोज किसी का के ए यहां 15 था, ठीक है, तो पी के ए की वैल्यू उसके लिए सपोज आई 1। ठीक, तो आप यहां से ऐसा बोलोगे कि के ए की वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, और जितनी के ए की वैल्यू बड़ी होती है उतनी पी के ए की वैल्यू कम होती है। ठीक, तो यहां से आप बोलोगे पी के ए की वैल्यू जितनी कम होगी उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, आई समझ आपको। तो आप देखो वही चीज है ना, अगर आपको ये चीज समझ में आई तो सिंपल सा एक फार्मूला है। तो यहां से बस इतना है कि जितनी पी के ए की वैल्यू कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि पी के ए की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, के ए की माइनस वैल्यू पे। ठीक है, जितना के ए बड़ा उतना पी के ए कम, तो जितना के ए बड़ा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना पी के ए छोटा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, तो आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पी के वैल्यूज दी है, बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखो यहाँ पी के 15 दी है, तो यहाँ पी के 1 दी है, तो सबसे कम जिसकी पी के वैल्यू होगी तो उसकी के वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ठीक, देखो ना जिसकी पी के वैल्यू क्या होगी, कम होगी, उसकी के वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक, और जिसकी के वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, उसकी पी के कम। आप ऐसे बोल सकते हो जिसकी पी के वैल्यू कम होगी उसकी के वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। ठीक, और जिसकी पी के वैल्यू ज्यादा होगी उसकी के वैल्यू कम होगी। तो ये इस पर डिपेंड करता है। तो सोचो जिसकी पी के वैल्यू कम है उसकी के ज्यादा है, तो अगर के ज्यादा है तो इसका मतलब उस एसिड में डिसोसिएशन ज्यादा हो रही है, मतलब H3O+ ज्यादा निकल रहे। ठीक, तो आप बोलोगे ना जिसकी पी के वैल्यू कम, जितनी कम उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलोगे ये वाला एसिड यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इसकी पी के वैल्यू सबसे कम है। ठीक, तो यहाँ दो तरीके से हम एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं, एक तो पी के वैल्यू के बेस पे, एक के की वैल्यू के बेस पे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी थोड़ा सा साफ कर लेते हैं यहाँ से, फिर आगे 2-3 चीजें और हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आप एक पॉइंट यहां ऐड करो, आप लिखो इधर, लिखो जनरली, ठीक है, जनरली कंपेरेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेरेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इज स्टडीड बाय कंपेयरिंग, इज स्टडीड बाय कंपेयरिंग, ठीक है, स्टडीड बाय कंपेयरिंग देयर पी के वैल्यूज, यहां लिख लो कंपेयरिंग देयर पी के ए वैल्यूज। ठीक, तो आप यहां लिखोगे एक पॉइंट में लिखो ऐसे, आपको पता है अभी हमने बात की जितनी पी के वैल्यू कम होगी तो
उतना एसिड स्ट्रांग होगा। जितनी पीके वैल्यू ज्यादा होगी उतना एसिड कमजोर होगा, वीक होगा। तो आप लिखोगे हायर द पीके वैल्यू वीकर इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखो हायर द पीके वैल्यू, आगे कॉमा डाल के लिखो वीकर। हायर द पीके वैल्यू वीकर इज द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। ठीक है, ये आप लिखोगे कि जितनी ही पी के वैल्यू, यहां हमने लिखा है कि हम जनरली क्या करते हैं जब हम एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो वहां हम क्या देखते हैं, उसकी ज्यादातर पी के वैल्यूज देखते हैं। ठीक, तो यहां लिखा है हायर द पी के वैल्यू, बोलो क्या लिखा है, हायर द पी के वैल्यू, मतलब जितनी ही उसकी पी के वैल्यू ज्यादा होगी, वीकर द एसिड मतलब उतना ही कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, कमजोर होगा। एंड वाइस विर्सा, वाइस विर्सा का मतलब है इसका उल्टा, जितनी ही पीके वैल्यू कम होगी उतना ही कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये हमने यहां लिखना था। ठीक, तो एक लाइन आप और ऐड करो, देखो यहां लिखो, एक पॉइंट में लिखो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है, हैव पीके वैल्यू, यहां लिखो हैव पीके वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, लेस देन 1 होती है। स्ट्रॉन्ग जो एसिड होते हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात हो रही है। ठीक है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर स्टडी कर रहे हैं ना। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं उनकी पीके वैल्यू लेस देन 1 होती है, मतलब 1 से कम होती है। उसके बाद देखो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड की जो वैल्यू होती है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग acids have pKa value between 1 to 5। जो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब मीडियम लेवल के स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उनकी वैल्यू जो होती है, पीके वैल्यू होती है 1 से 5 तक। और वीक एसिड की जो होती है, वीक एसिड्स हैव पीके वैल्यू, जो वीक एसिड्स होते हैं उनकी जो पीक की वैल्यू होती है वो होती है बिटवीन, यहां लिखो बिटवीन 5 to 15, 5 से 15 तक। और उसके बाद लिखो जो एक्सट्रीमली वीक एसिड्स होते हैं, यहां मैं लिख देता हूं इस पॉइंट को इस जगह, जो एक्सट्रीमली वीक होते हैं, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा कमजोर, वीक एसिड्स, ठीक है, हैव पीके वैल्यू कितनी होती है, ग्रेटर देन 15, 15 से ज्यादा होती है। तो आप खुद सोचो, जितनी ही पीके वैल्यू बढ़ती जा रही है उतने ही जो एसिड है वो क्या होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं। तो आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है जो एक बहुत बड़ी फैमिली ऑफ कंपाउंड्स है, इसमें बहुत सारे एसिड्स हैं, मतलब हजारों लाखों एसिड्स हैं। तो उन सबको कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोस्टली जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है पीके वैल्यू, और के वैल्यू से भी हम उसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया कि जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब वो उनको बोला ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वो क्या करते हैं, पानी के अंदर जब उनको डिजॉल्व करते हैं तो वो क्या करते हैं, H3O+ आयन देते हैं। दूसरी चीज, वहां से जो हमें कंजुगेट बेस मिलता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज में भी वो बहुत ज्यादा स्टेबल है क्योंकि 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और जहां जितनी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होती है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उतना ही वो क्या होता है, हमारा कंजुगेट बेस जो होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने शायद इधर गलत बोल दिया, मैं बोल रहा हूं कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो कंजुगेट बेस होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो स्टेबल होता है कैसे, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। और एक और चीज भी स्टेबिलिटी को आगे डिफाइन कर रही है कि वो हमारा इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर ही माइनस चार्ज आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, उसी के ऊपर दोनों स्ट्रक्चर्स में माइनस चार्ज है। इसका मतलब ये रेजोनेंस की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल है इसका कंजुगेट बेस। तो इसी वजह से ही जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो अच्छे एसिडिक नेचर शो करते हैं। ठीक, अच्छा एसिडिक नेचर, ठीक, क्योंकि ये भी स्टेबल है और वाटर में ये भी देते हैं। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अभी इस पूरे को हम साफ करते हैं, तो फिर आगे इसी के आगे थोड़ा सा रह गया जो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लिख लो इसको। तो अभी देखो कुछ पॉइंट्स आगे जो हमने डिस्कस करने इसी में, तो आप लिखो यहां, लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड्स लाइक एल्कोहल्स, लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड्स
कार्बोक्सिलिक एसिड्स लाइक एल्कोहल्स, ठीक है, रिएक्ट विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, ठीक है, लिखो रिएक्ट विद इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स, ठीक है, इवॉल्व हाइड्रोजन एंड फॉर्म सॉल्ट्स, इवॉल्व हाइड्रोजन एंड फॉर्म सॉल्ट्स, ठीक, मतलब जैसे अल्कोहल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं, सेम टू सेम कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी वैसे करते हैं। ये जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, देखो यहां मैं लिख देता हूं एक कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH प्लस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो होते हैं जैसे सोडियम हो गया, इनके साथ रिएक्ट करके ये क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं हमारा ये वाला RCOONA प्लस H2 गैस इवॉल्व करते हैं, ठीक, आई समझ आपको। तो आप देखो RCO माइनस होता है, Na प्लस होता है, तो ये एक सॉल्ट है, ठीक है, ये सॉल्ट बनाते हैं और साथ में क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। इसी तरह जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो आप लिखोगे COOH, ये हमारे जो एल्कलीज होती हैं, बेस होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इनके साथ रिएक्ट करके भी क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं RCOONA, ये प्लस और माइनस प्लस H2O में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करते हैं, जैसे RCOOH प्लस हम एक बाइकार्बोनेट लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3 ये लेते हैं, ठीक है, और इनके साथ भी रिएक्शन करके यह क्या बनाते हैं, एक तो सॉल्ट बनाते हैं ये वाला RCOONA प्लस और माइनस, और प्लस हमारे पास क्या बनता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस CO2। तो ये जो कुछ रिएक्शंस हैं आप देखो, इन रिएक्शंस में क्या हो रहा है, यहां लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स लाइक एल्कोहल्स, मतलब एल्कोहल्स की तरह कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ, जैसे सोडियम हो गया, और क्या करते हैं, हाइड्रोजन और सॉल्ट फॉर्म करते हैं। तो ये रिएक्शन वो वाली है। तो इस रिएक्शन के अंदर आप देखो कौन सी बॉन्ड ब्रेक हो रही है, क्या OH बॉन्ड ब्रेक हो रही है, आप खुद सोचो। देखो RCOOH प्लस इनने किया तो यहाँ वही तो बॉन्ड ब्रेक हुई है, मतलब इस O ये था हमारा कैसा था RCO और OH ये था ना, ये बॉन्ड ब्रेक हुई है तभी तो COO और H को निकाल के यहाँ Na जुड़ गया। तो इस रिएक्शन में भी यही शो हो रहा है कि OH बॉन्ड ब्रेक हुई है, ठीक। इसी तरह देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो NaOH, मतलब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं अल्कली। अल्कली का मतलब होता है ऐसे बेसिस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ये बेस है, इनके साथ भी रिएक्शन करते हैं और यहाँ से सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी देखो वही बॉन्ड ब्रेक हो रही है, कौन सी, OH बॉन्ड। हम तो यही पढ़ रहे हैं ना, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड ब्रेकेज, ठीक है। तो इसमें भी देखो वही बॉन्ड ब्रेक हो रही है। इसी तरह आप देखो ये जो हमारा है ये बाइकार्बोनेट है। मैं एक पॉइंट और यहां लिख देता हूं, आप इसमें एक ऐड करो, ये होता है लाइक एल्कोहल्स और ये लाइक फिनोल्स, ठीक है। यहां लिख लो दिस रिएक्शन इज नॉट शोन बाय फिनोल्स, ठीक, ठीक है। तो आप देखो यहां जो लिखा है ना, ये हमारा एक बाइकार्बोनेट है, ठीक। इसी तरह जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्शन करते हैं। और आपको पता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, वीक बेसिस होते हैं, वीक बेसिस। ये जो हमारा होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ऐसे जो बेसिस होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, और ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वीक बेसिस। देखो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है, आपको ये पता होगा। तो आप देखो क्या होता है कि ये जो हमारी पहली रिएक्शन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल्स की तरह शो करते हैं, मतलब अल्कोहल्स ऐसी रिएक्शन शो करते हैं। ये वाली रिएक्शन फिनोल्स की तरह कार्बोक्सिलिक एसिड शो करते हैं। और ये
वीक बेसिस जैसे बाइकार्बोनेट है, इनके साथ भी रिएक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या बनाते हैं, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, साथ में ये साल्ट बनाते हैं। ठीक, और ये जो रिएक्शन होती है इसकी इंपॉर्टेंस है थोड़ी सी, ये वाली रिएक्शन है ना जो, तो आप बोलोगे दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, तो आप देखो क्या होता है कि फिनोल्स जो होते हैं, ये वाली रिएक्शन फिनोल भी देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी देते हैं, ये वाली रिएक्शन फिनोल भी देते हैं, अल्कोहल भी देते हैं, लेकिन ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन वीक बेसिस के साथ जो होते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड शो करते हैं। तो ये रिएक्शन किस लिए यूज होती है, देखो, दिस रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए ये रिएक्शन यूज होती है। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो वीक बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा, वीक बेस जैसे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उनके साथ भी रिएक्ट करेगा। तो ये रिएक्शन आप बोलोगे, ये जो रिएक्शन से हर किसी रिएक्शन में क्या हो रहा है, यही OH बॉन्ड ब्रेक हो रही है। ठीक, और ये जो रिएक्शन है ये किस लिए यूज होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की डिटेक्शन के लिए, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं उसकी डिटेक्शन के लिए ये रिएक्शन यूज होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप एक और चीज देखो, जैसे हमारे पास कुछ एसिड्स होते हैं, जैसे हमारे पास HCl है, ठीक, तो उसके बाद हमारे पास है CF3COOH, CF3COOH है, ठीक, उसके बाद है हमारे पास C6H5COOH, C6H5COOH है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है CH3COOH, CH3COOH। अगर हम इन एसिड्स को सिर्फ कंपेयर करके देखें तो आप देखो, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि पी के वैल्यूज दी होती है, यहां देखो इसकी पी के वैल्यू होती है -7, ठीक, ये पी के ए वैल्यू है, ठीक है, -7, उसके बाद है 0.23, इसकी वैल्यू होती है 0.23, पी के वैल्यू 0.23 होती है, यहां होती है 4.19, और आगे वाले की जो पी के वैल्यू होती है 4.76, यहां होती है 4.76। तो आप सिर्फ यहां से ये बताओ मुझे कि बताओ कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है ये जो एसिड है ये HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये वाला एसिड जो होता है ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे हमारे जो एसिड होते हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए देखो इसकी पी के वैल्यू -7 है। ठीक, यहां देखो पी के वैल्यू -23 है, यहां देखो 4.19, यहां देखो 4.76। तो आप बोलोगे इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ये वाला है, पी के वैल्यू से हम बता सकते हैं ना। तो अगर आपके सामने पी के वैल्यूज लिखी हुई आ जाए तो आप बोलोगे जिसकी पी के वैल्यू जितनी कम उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो इसकी पी के वैल्यू -7 बहुत कम है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग ये, उससे कम ये, उससे कम ये, और इससे कम ये, ऐसे करके आप पी के वैल्यू से एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये जो मैंने लिखा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये रिएक्शंस कुछ ऐसी रिएक्शंस है जहां हम दिखाते हैं कि OH बॉन्ड जो होती है वो ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो, इसको मैं साफ करता हूं, फिर थोड़ा सा और रह गया इसमें, फिर आगे वाली रिएक्शन में हम चलेंगे। अभी आप एक पॉइंट और ऐड करो इसी में, एसिडिक नेचर वाले में आप लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं, यहां लिख दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, आर मोर एसिडिक देन फिनोल्स, आर मोर एसिडिक देन फिनोल्स, देन फिनोल्स, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो फिनोल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, अब क्यों होते हैं, एज कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय, लिखो यहां एज, आपको बता दिया पहले ही, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, इज स्टेबलाइज्ड बाय टू इक्विवेलेंट, इज स्टेबलाइज्ड, ठीक है, बाय टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, अच्छा,
इन विच नेगेटिव चार्ज इज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। देखो, इन विच नेगेटिव चार्ज is on the more electronegative ऑक्सीजन एटम। तो आप देखो, मैंने आपको अभी ही बताया था कि जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो फिनोल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। अल्कोहल से तो है ही ज्यादा एसिडिक, लेकिन फिनोल से भी ज्यादा एसिडिक होते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है, मतलब जैसे फिनोल्स में हमारा फिनॉक्साइड आयन था, ठीक है, मैं आपको यहां करके बता देता हूं कि यहां फिनोल में हमारा बनता है फिनॉक्साइड आयन ऐसे। तो इस केस में एक तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है वो इक्विवेलेंट नहीं होती, ठीक है, और दूसरी चीज यहां ये हो जाती है कि जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, तो ये माइनस चार्ज इधर जाता है, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो जब ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होती है तो कुछ ऐसा हो जाता है, देखो कुछ ऐसा बन जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड ओ हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है, ठीक, और ये बॉन्ड ऐसे रहती है, यहाँ माइनस हो जाता है, और ये देखो ये माइनस चार्ज है ना, एक बार यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा, ये आपको पता है, और ये यहाँ कार्बन है, ठीक। और अगर हम कार्बोक्सिलेट आयन को इससे कंपेयर करें तो कार्बोक्सिलेट आयन में जो हमारा माइनस चार्ज आता है वो किसके ऊपर आता है, माइनस इसके ऊपर, और इसकी दो एक जैसी ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं ऐसी, ठीक, ऐसा, ठीक है। तो आप देखो यहां वही लिखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल्स, मतलब फिनोल से ये ज्यादा एसिडिक होते हैं। एज कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो स्टेबलाइज है दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, इक्विवेलेंट है एक जैसी, इन विच नेगेटिव चार्ज इज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, जिसके ऊपर क्या होता है, कार्बोक्सिलेट आयन में नेगेटिव चार्ज जो होता है वो ऑक्सीजन एटम के ऊपर है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक। लेकिन इस केस में क्या होता है, फिनोल के केस में एक तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट नहीं होती। देखो, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट नहीं है तो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक। और दूसरी चीज है, अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर है, ठीक, आप देखो यहाँ इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, कार्बन जो है वो नेगेटिव चार्ज नहीं चाहता अपने ऊपर, ठीक, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, कार्बन को नेगेटिव चार्ज पसंद नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज पसंद है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप देखो इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ रहा है, कार्बन एटम के ऊपर। तो इसका मतलब ये वाली जो स्ट्रक्चर्स है रेजोनेटिंग, ये थोड़ी सी कम स्टेबल होंगी, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगी क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसलिए ये जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए फिनोल से कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो आप एक पॉइंट में और ऐड कर लो, यहां लिखो, देखो यहां लिखो, फिनॉक्साइड आयन इज आल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मतलब जो फिनॉक्साइड आयन है वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड तो है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, but resonating structures are not equivalent, but resonating structures, लिखो, structures are not equivalent। उसमें क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है, इन विच नेगेटिव चार्ज इज एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लिखो, इन विच negative charge is at less electronegative कार्बन एटम, ठीक है। तो आगे लिखो, हेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन आर लेस इंपॉर्टेंट, हेंस रेजोनेटिंग structures of phenoxide ion, ठीक है, are less important, ठीक है, than कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। आपको यहां से एग्जाम में पूछा जा सकता है, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल्स। तो आप ये इसका आंसर जो है ये लिखोगे
ये तो मैंने आपको समझा दिया कि इसमें क्या होता है, दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के ऊपर ही माइनस चार्ज होता है, तो इसलिए ये स्टेबल होती हैं, ठीक। और यहाँ देखो फिनॉक्साइड आयन इज आल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मतलब जो फिनॉक्साइड आयन है वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड तो है, ठीक है, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट इक्विवेलेंट। एक चीज है कि उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है इक्विवेलेंट नहीं है, और इन विच नेगेटिव चार्ज इज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम, इनके ऊपर फिनॉक्साइड आयन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम के ऊपर आता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसा होता है जिसको माइनस चार्ज चाहिए होता है, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको माइनस चार्ज पसंद नहीं होता। ये आपको याद रखना, आप ये याद रखना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है तो वो सही है, वो स्टेबल है। अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है तो उसको वो पसंद नहीं है, ठीक। तो वही यहाँ लिखा है कि इन विच नेगेटिव चार्ज इज एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम, फिनॉक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम के ऊपर है, हेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन आर लेस इंपॉर्टेंट। फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कार्बोक्सिलेट आयन के कंपैरिजन में, ठीक। तो इसलिए क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा एसिडिक होते हैं। आप यहां से एक चीज ये सोचो कि आपसे ये ऐसा पूछा जा सकता है, आपको मैंने पहले ही बताया कि जो हमारा एसिड जो होता है ना उसका जो कंजुगेट बेस होता है, एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है वो जितना स्टेबल होता है उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये आपको पता है, ठीक। तो आप देखो अगर हम फिनोल की बात करें, फिनोल जो फिनोल होते हैं उसका कंजुगेट बेस क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। तो ये फिनॉक्साइड आयन देखो, मैं यहाँ एक बार आपको फिर बता देता हूँ कि फिनोल जो होता है ये हमारा, और दूसरा होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। हम ये आयन की बात क्यों कर रहे हैं, फिनॉक्साइड आयन और इसकी आयन की बात क्यों कर रहे हैं, इसमें देखो ये जो हमारा जब H प्लस देगा तो ये O माइनस बनेगा प्लस H प्लस देगा, तो ये क्या बनेगा RCOO माइनस बनेगा प्लस H प्लस देगा, ठीक। अब देखो आपको बताया कि ये जब ये वाला जो पार्ट होता है ना इसको बोलते हैं कंजुगेट बेस, जितना कंजुगेट बेस जो होता है वो स्टेबल होता है उतना ही कोई जो हमारा सबस्टेंस होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो आप देखो ये वाला हमने अभी चेक किया कि ये वाला उतना स्टेबल नहीं है, रीजन ये लिखा हुआ है, और ये वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि आप देखो अगर ये वाली चीज ज्यादा स्टेबल होगी तो जो कंपाउंड होगा वो किस तरफ जाना चाहेगा, इस तरफ, क्योंकि चीजें कहां जानी चाहती हैं, स्टेबिलिटी की तरफ। तो इसमें भी ये इस तरफ जाएगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये कम जाएगा, क्योंकि ये वाला जो है ये और ये इन दोनों को कंपेयर किया हमने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखी, इसमें इक्विवेलेंट है, इसमें नहीं है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर माइनस चार्ज आता है, इसमें नहीं आता, तो इसलिए ये वाली चीज ज्यादा स्टेबल है इसके कंपेरिजन में, तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं फिनोल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसी एसिडिक नेचर में एक छोटा सा पार्ट बच गया, उसको बोल देते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो देखो आप लिखो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स on stability of कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो आप देखो यहां दो चीजें 2 पॉइंट में आपको ऐड करनी है। देखो आपको एक चीज पता है कि जो हमारी एसिडिक नेचर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस चीज के ऊपर, ये हमारा जो कंजुगेट बेस है कार्बोक्सिलेट आयन इसके ऊपर। तो अगर देखो ये हमारा RCOO माइनस है, ठीक है। तो अगर देखो अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो क्या करता है इसको और ज्यादा स्टेबलाइज करता है, तो अगर ये और स्टेबल होगा तो एसिडिक नेचर और ज्यादा होगा, ठीक है। देखो अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इस COO माइनस आयन है जो कार्बोक्सिलेट आयन इसको और ज्यादा स्टेबलाइज करता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे वो एसिड कैसा होगा, और स्ट्रांग होगा। देखो अगर ये वाली चीज और स्टेबल होगी तो ये वाली चीज और ज्यादा इस तरफ मूव करेगी, ठीक। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इसको और स्टेबलाइज करता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इस COO माइनस आयन को क्या करता है, डिस्टेबलाइज करता है, तो फिर हमारा जो एसिडिक नेचर होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, घटेगी। ये आपको याद रखना है।
तो आप यहां लिखो एक पॉइंट, एनी सब्स्टिट्यूएंट विच कैन इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, देखो एनी सब्स्टिट्यूएंट विच कैन इंक्रीज द स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, विल इंक्रीज इट्स एसिडिटी, लिखो यहां विल इंक्रीज इट्स एसिडिटी, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में आप ऐड करो कि अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, डिक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, ठीक है, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, लिखा है अ सब्स्टिट्यूएंट डिक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विल डिक्रीज एसिडिटी, ठीक है। वो जो मैंने आपको बताया वही मैंने यहां लिखा है कि कोई भी ऐसा सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है कोई ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी ऐसा ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर लगा है, एनी सब्स्टिट्यूएंट विच कैन इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी ले लो आप, उसका कंजुगेट बेस जो सब्स्टिट्यूएंट क्या करेगा, ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो वो उसकी एसिडिटी को बढ़ाएगा, ठीक, विल इंक्रीज इट्स एसिडिटी, वो उसकी एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। और अ सब्स्टिट्यूएंट डिक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट क्या करेगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा, तो वो क्या करेगा, उसकी एसिडिटी को भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये आप याद रखना, ठीक है। तो देखो ये मैं साफ करता हूं, आपको मैं एक और चीज समझाता हूं, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देखो आपको पता है यहां हमारा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, सपोज COH, जब ये क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा, तो क्या बनेगा आपको पता है, RCOO माइनस प्लस H3O प्लस या फिर H प्लस, ये बनेगा, ठीक। तो आप देखो कैसे समझोगे, देखो यहां हम क्या करते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो हम देख लेते हैं कि हमारा यहां लगा हुआ है, R की जगह लगा हुआ है एक बार CH3COOH, ठीक, और दूसरी बार लगा हुआ है CF3COOH, ये दोनों हमारे एसिड है, ठीक है। तो आप देखो यहां इसमें से जब H प्लस निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3COO माइनस बनेगा प्लस H3O प्लस बनेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और इसमें से क्या होगा, देखो इसमें से क्या बनेगा, CF3COO माइनस बनेगा प्लस H3O प्लस बनेगा। हमने कुछ नहीं किया, CH3 की जगह CF3 लगा लिया, CF3 और COH तो वैसा ही है, तो आपको पता है ऐसा ही होगा। तो आप देखो अगर हम क्या करें, इन दोनों को हम कंपेयर करें, ठीक है, तो कंपेयर करें तो क्या होगा, देखो इसको अगर हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे अगर ये वाली चीज, यही है ना कंजुगेट बेस, अगर ये वाली चीज स्टेबल होगी तो ये क्या होगा, इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। तो हम कंपेयर करेंगे इन दोनों में ये वाली चीज स्टेबल है या फिर ये वाली चीज स्टेबल है, ठीक। जो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब जिनका दोनों में से जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वही हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो आप देखो इस कंजुगेट बेस को और इस कंजुगेट बेस को कंपेयर करते हैं तो दोनों ही एसिड है, लेकिन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। इसमें देखो यहां जो कंजुगेट बेस है CH3COO माइनस है, ठीक,
और ये वाला जो कंजुगेट बेस है ये ऐसा है CF3 का मतलब है, देखो F3 ऐसे लिख सकते हैं, FFF, ठीक, और COO माइनस, ठीक है। अब देखो यहां आप ये देखो कि ये जो एक माइनस चार्ज है ना, ये माइनस चार्ज दोनों में कॉमन है, तो ये स्टेबिलिटी कैसे शो होगी, मतलब कैसे स्टेबिलिटी यहां से दिखाएंगे हम। आप ये चेक करो, देखो माइनस चार्ज दोनों में कॉमन है, रेजोनेंस तो दोनों में ही होगी। तो आप देखो ये जो माइनस चार्ज है, आपको पता है चार्ज जो चीजें होती है वो अनस्टेबल होती है, तो आप ऐसा मान लो रेजोनेंस तो दोनों में ही होगा। लेकिन यहां से देखो इस CO माइनस के साथ और इस CO माइनस के साथ, दोनों के साथ अलग किस्म के ग्रुप लगे हुए हैं। देखो CH3 को हम ऐसे दिखा देते हैं, CH3 को भी ऐसे दिखा देते हैं, ठीक, दोनों के साथ अलग किस्म के ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक। आप बोलोगे जो ग्रुप इस CO माइनस को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है, ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा, तो वो वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो आप ये देखो कि आपको पता है ये CO माइनस जो है ये कैसे स्टेबल हो सकता है, अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इसके माइनस चार्ज को कम कर रहा है, क्योंकि आपको पता है चार्ज वाले जो होते हैं स्टेबल नहीं होते। अगर कोई ग्रुप इसके माइनस चार्ज को कम कर रहा है तो इसका मतलब वो इसको स्टेबल कर रहा है, ये याद रखना। तो अगर कोई ग्रुप इसके माइनस चार्ज को और बढ़ा रहा है तो वो उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो आप ये चेक करो, अगर हम इसमें देखें तो आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ यूज होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। आपको पता है यहाँ ये जो फ्लोरीन होता है ना, ये फ्लोरीन, इसका इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये -I इफेक्ट शो करता है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि ये क्या करता है, यहाँ से ये जो कार्बन है ना, इससे इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। देखो ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट को बोलते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन खींचे जाए उसको बोलते हैं -I इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट 11th क्लास की केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो। तो आप देखो यहाँ ये इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है, ये जो फ्लोरीन है ये थ्रो इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच रहा है, बाहर खींच रहा है। तो आप बोल सकते हो ये वाला ग्रुप जो है ना, ये वाला ग्रुप एक किस्म का इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, ठीक। CF3 जो है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो आप देखो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींचेगा तो इस तरफ से भी इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, मतलब इस कार्बन के ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले सारे इलेक्ट्रॉन भी बाहर खींचे जाएंगे, इस तरफ खींचे जाएंगे। तो ये जो माइनस चार्ज है ये भी तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, माइनस चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो माइनस चार्ज भी कहाँ खींचा जाएगा, इसके ऊपर, ये माइनस चार्ज है जो ओवरऑल इस माइनस चार्ज को ये बाहर की तरफ खींच रहा है, मतलब माइनस चार्ज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। कौन सा ग्रुप, CF3 ग्रुप माइनस चार्ज को कम कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि CF3 ग्रुप क्या कर रहा है, COO माइनस को स्टेबलाइज कर रहा है। स्टेबलाइज करने का मतलब है इसके माइनस चार्ज को कम कर रहा है, क्योंकि यहां से ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो माइनस चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का ही होता है, तो माइनस चार्ज को कम कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इस COO माइनस को स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक। अभी आप ये देखो, आपको पता है जो हमारे ये FF होते हैं ना, F हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, इनका क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है -I इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींचते हैं। और ये जो हमारा CH3 ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, देखो CH3 है, CHHH, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ देता है, मतलब ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ इसको, इस ग्रुप को बोलते हैं, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो आप सोचो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ देगा। अब सोचो पहले ही CO माइनस के ऊपर इलेक्ट्रॉन भरे पड़े, इसके पहले ही इलेक्ट्रॉन्स बड़े, माइनस चार्ज ज्यादा है, तो ये उल्टा और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब और माइनस चार्ज इसको दे रहा है, तो ये तो इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, ठीक। ठीक आई समझ आपको। तो ये जो हमारा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CH3, ये इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, ठीक आई समझ आपको। तो आप देखो जब CO माइनस डिस्टेबलाइज होगा तो क्या ये वाली चीज इस तरफ जाना चाहेगी, मतलब यहां से यहां जाएगी, तो ये तो अनस्टेबल है, ये डिस्टेबलाइज है, तो ये वाली चीज इस तरफ नहीं जाना चाहेगी, इस तरफ नहीं जाना चाहेगी, तो H3O+ कहां से देगी फिर, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो वो उसकी एसिडिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, आगे जाके इसको क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। कैसे स्टेबलाइज करता है, इसके इलेक्ट्रॉन बाहर खींच रहा है। तो आप देखो ये इस केस में यहां से यहां जब रिएक्शन जाती है उस तरफ, तो ये वाली जो चीज बनती है, ये क्या है, ये जो बनता है ये वाला क्या है, स्टेबल है, स्टेबल मतलब मोर स्टेबल। तो आप देखो ये रिएक्शन उस तरफ ही जाना चाहेगी, उस तरफ जाना चाहेगी, क्योंकि ये वाली चीज यहां मोर स्टेबल है, तो रिएक्शन किस तरफ जाना चाहती है, मोर स्टेबिलिटी की तरफ। तो इस तरफ जाएगी तो मोर स्टेबल ये होगा, ये मोर स्टेबल बनेगा, प्लस ये बनेगा, ये क्या चीज है, H3O+, मतलब एसिडिटी शो करेगा। लेकिन इस केस में ये जो चीज है ये लेस स्टेबल है। तो आप ये सोचो, क्या ये रिएक्शन यहां से इस तरफ जाना चाहेगी? अब कोई नहीं चाहता कि मैं यहां स्टेबल हूं और यहां से मैं इस तरफ लेस स्टेबिलिटी की तरफ जाऊं। तो जब ये रिएक्शन लेस स्टेबल की तरफ नहीं जाना चाहेगी तो H3O+ फिर कहां से मिलेगा? इसका मतलब आप ये सोचो
कि अगर ये वाली चीज लेस स्टेबल है, ठीक है, और लेस स्टेबल किसने बनाई, इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इस वजह से यहां ये और कम स्टेबल हो गया। तो इस तरफ अगर रिएक्शन नहीं जाएगी तो फिर H3O+ तो देगी ही नहीं, तो अगर H3O+ नहीं देगी तो इसका मतलब वो तो एसिडिटी शो करेगा ही नहीं, तो अगर करेगा भी तो बहुत कम एसिडिटी शो करेगा। तो आप सीधा सीधा ये सोचो, यहां देखो मैंने लिखा हुआ है कि एनी सब्सटीट्यूएंट विच कैन इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विल इंक्रीज इट्स एसिडिटी। कोई भी ऐसा सब्सटीट्यूएंट जो क्या करेगा, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, वो क्या करेगा, उसकी एसिडिटी को बढ़ाएगा। तो आप देखो यहां इस रिएक्शन में ये वाला जो सब्सटीट्यूएंट था CF3 कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर, ये इसकी इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा था, तो इसका मतलब ये वाला ज्यादा एसिडिक है, मतलब ये वाली चीज ये ज्यादा एसिडिक था, ठीक है। तो दूसरे में देखो कोई भी ऐसा सब्सटीट्यूएंट जो इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को घटाएगा तो वो क्या होगा, कम एसिडिक होगा, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा सब्सटीट्यूएंट जो इस कार्बोक्सिलिक एसिड से जो ये कंजुगेट बेस बना है इसकी स्टेबिलिटी को अगर कम करेगा तो वो क्या करेगा, एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। तो आपसे अगर कोई पूछ ले ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को आगे ऐसे प्रोसीड कराओगे रिएक्शन को, दोनों में H3O+ निकालोगे, फिर देखोगे किसका कंजुगेट बेस स्टेबल है, ठीक। जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल है तो वो क्या होगा, वो वाले क्या होंगे, मतलब जिसका कंजुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मतलब वो ज्यादा एसिडिटी शो करेगा। तो इन दोनों में से आप देखो इस दूसरे का जो कंजुगेट बेस था उसका नेगेटिव चार्ज ये CF3 ले रहा था, इसको स्टेबलाइज कर रहा था, तो ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसमें उल्टा, इसके कंजुगेट बेस में उल्टा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये ज्यादा कर रहा था, चार्ज को ज्यादा कर रहा था, तो ये लेस स्टेबल है, ठीक। इन दोनों एसिड्स में से ये वाला एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, मतलब ज्यादा एसिडिटी शो करेगा। तो आप एक पॉइंट में लिख लो, हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप में वो क्या करते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को घटाते। तो वही पॉइंट आप लिखो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप यहां लिखो एक पॉइंट, इलेक्ट्रॉन ELECTRON, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स विल इंक्रीज एसिडिटी, ठीक है, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल डिक्रीज एसिडिटी, ठीक है, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होंगे वो क्या करते हैं, कंजुगेट बेस को और स्टेबलाइज करते हैं, तो वो एसिडिटी को बढ़ाएंगे, और इलेक्ट्रॉन देने वाले जो ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिटी को घटाते हैं, क्योंकि वो इसको डिस्टेबलाइज करते हैं, हमारे कंजुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करते हैं। तो ये वाले 2 पॉइंट आप ऐड कर लेना, यही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को घटाते, ठीक। तो आप इसको लिख लो, मैं इसको साफ कर देता हूं, तो थोड़ा सा और बचा है एसिडिटी में, वो कर लेते हैं, तो हमारा ये वाला एसिडिक नेचर हमारा खत्म हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे वाली क्लासेस में भी आपको काम आएगा, और नीट वगैरह जो एग्जाम होते हैं ना उनमें भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अभी आप एक चीज लिख लो, देखो जो हमारे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है, कौन सा कम होता है, उसका ऑर्डर लिख लो आप। देखो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, इसका ऑर्डर आप लिखोगे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है CF3, ठीक, CF3, ठीक है। उससे कम करता है NO2, ठीक। उससे कम विदड्रॉ करता है CNFClBr, ये आप लिख लो, CNFClBr, ठीक है। और यहां लिख लो I, और लिख लो PH, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स का ऑर्डर है। तो आप बोलोगे इनमें से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ ही करते हैं, तो अगर किसी में ये वाला ग्रुप लगा होगा और किसी में ये वाला ग्रुप लगा होगा तो दोनों में से कौन सा स्ट्रांग होगा। अगर ये वाला ग्रुप लगा होगा तो ये इस वाले ग्रुप से एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है, मतलब ज्यादा
कंजुगेट बेस को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा ये वाला ग्रुप। ठीक, इस तरह आप यहां से कंपेयर कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं जो, वो भी आप लिख लो, उनका ऑर्डर भी लिख लो, वो होते हैं हमारे, ठीक है, यहां आप एक पॉइंट ऐड कर लो, इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑर्डर। ठीक, मतलब जैसे जैसे ये वाले ग्रुप इस तरफ आप आओगे तो एसिडिटी का ऑर्डर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, एसिडिटी का ऑर्डर इसके साथ बढ़ता जाएगा। जो ग्रुप यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने वाला लगा होगा वो वाला एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का आप ऑर्डर लिख लो। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है CH3। ठीक है, फिर हमारा C2H5, ठीक, फिर आएगा हमारा CH3 होल टू CH, CH3 होल टू CH। ठीक, फिर आएगा हमारा CH3 होल 3C। ठीक है, आप यहां लिखोगे, इसमें लिखो डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑर्डर, यहां लिखो डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑर्डर। ठीक, और ये दोनों आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये ऑर्डर से सपोज देखो, मैं आपको इनसे कुछ कंपैरिजन करके दिखाता हूं। अगर ये दोनों है ना, इनमें से कोई दो ले लें हम, देखो ये हमारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे, ये क्या करते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं। तो अगर सपोज एक बार CF3 वाला एसिड है और COH ये वाला एसिड है, एक बार हमारा ये जो एसिड है COH है, इसके साथ लगा है, सपोज यहां से कोई ले लेते हैं, लगा है, मैं एक मिनट बताता हूं आपको, सपोज CCl3 ये लगा है। ठीक, ये दोनों लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक और आप ले लो, इसमें ऐसे ले सकते हो, देखो एक मिनट आप ऐसे काम कर लो, ये COH है ना, इधर लिख लो C, यहां लिख लो H2 और यहां लिख लो NO2। ठीक, ये ले लो, और एक बार आप ले लो हमारा, अच्छा इन दोनों को कंपेयर करेंगे यहां, और इसमें हम कंपेयर करेंगे किसको, देखो एक हमारा CH3 COOH है और एक हमारा C2H5 COOH है। ठीक, इनको हम कंपेयर करके यहां से समझते हैं। देखो अगर हमारा ये वाला ग्रुप लगा होगा तो एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, ये वाला ग्रुप लगा होगा तो एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो आप देखो इनको अगर हम कंपेयर करें तो आप बताओ कौन सा ज्यादा स्ट्रांग एसिड होगा, इनमें से चेक करो। जहां CF3 लगा है वो सबसे स्ट्रांग, उससे कम अगर NO2 ग्रुप लगा है तो उससे कम स्ट्रांग। तो देखो सबसे स्ट्रांग तो ये वाला होगा, इसमें CF3 लगा है, तो इन दोनों में से देखो यहाँ NO2 ग्रुप लगा है, अगर NO2 ग्रुप लगा है तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, लेकिन ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। ठीक, आई समझ आपको, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो मतलब ज्यादा इस कंजुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा, इसके कंजुगेट बेस को। तो इन दोनों में से ये फर्स्ट वाला जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा सेकंड से। ठीक, तो अब देखो इन दोनों में से क्या होगा, आप चेक करो यहां जिसमें ये वाला लगा होगा, ठीक है, और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इससे। ठीक, इससे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। देखो ये वाला जिसमें लगा होगा वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है आपको पता है, देखो यहां से अगर हम देखें ना तो CH3 COO माइनस बनेगा, और यहां से हम देखें तो C2H5 COO माइनस बनेगा। ठीक है, तो आप देखो हमें यही चेक करना है कि इन दोनों में से किसका कंजुगेट बेस जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो आप देखो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक, लेकिन इसका जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो कम होता है, इसका प्लस आई इफेक्ट होता है ज्यादा, मतलब ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक, और ये वाला कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो आप देखो अगर कम इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको कम डिस्टेबलाइज करेगा, मतलब कम डिस्टेबलाइज करेगा, तो ये ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन दे देता है। देखो पहले इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसको कम करना है। देखो अगर माइनस चार्ज कम होगा तो स्टेबल होगा, पहले ही माइनस चार्ज है, उल्टा ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक, तो अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है ना, ठीक है, ये ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो आप सोचो जिसमें कंजुगेट बेस ज्यादा ही डिस्टेबलाइज होगा वो तो कमजोर एसिड होगा, तो इसमें कम डिस्टेबलाइज है, ये तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा।
इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो ये CH3 जिसमें लगा होगा वो वाला एसिड स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसको कम डिस्टेबलाइज कर रहा है। ठीक, अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, जितना मैंने समझाया उस बेस पे आपको समझ में तो आना चाहिए ये। ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रॉब्लम सारी इसमें कंजुगेट बेस में, जितना कंजुगेट बेस स्ट्रांग में जितना कंजुगेट बेस स्टेबल, उतना ही हमारा एसिड क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इसमें देखो ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो क्या होता है, एसिड की ये जो हमारा कंजुगेट बेस है इसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, और डिक्रीज कर देता है और कम कर देता है। तो ये वाला इसके कंपैरिजन में ये वाला एसिड कमजोर होगा, तो फर्स्ट जो होगा ये वाला स्ट्रांग होगा, ये वाला स्ट्रांग होगा। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो फर्स्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सेकंड। क्यों, आपको समझ में आया? इसमें ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन ये वाला ज्यादा करता है, ये वाला कम करता है। जो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको दे रहा है लेकिन थोड़ी कम दे रहा है, लेकिन इसको ये भी तो डिस्टेबलाइज ही कर रहा है लेकिन कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अगर सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करें तो ये वाला क्या होगा, ये वाला कमजोर एसिड होगा, ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक, तो वही यहां लिखा है कि जिसमें ये वाला ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में हम देखते हैं, जिसमें ये वाला ग्रुप होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, उससे कमजोर ये वाला, उससे कमजोर ये वाला, उससे कमजोर ये वाला। क्योंकि जैसे जैसे ये ग्रुप आगे बढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे ये ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता है, अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, ये अल्काइल ग्रुप होते हैं, इनका इंडक्टिव इफेक्ट इस ऑर्डर में बढ़ता है, इस तरफ बढ़ता है। जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ही उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, उतना ही वो एसिड को कमजोर करेगा। ठीक है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस CO माइनस को देगा उतना ही ये डिस्टेबलाइज होगा ना, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो ये वाला देगा, तो इस केस में बिल्कुल ही एसिड डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप बोलोगे अगर ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला लगा हुआ है, तो इस हिसाब से एसिडिटी इंक्रीज होती है और यहाँ इस हिसाब से डिक्रीज होती है। तो ये वाले डोनेटिंग ग्रुप में, ये वाले विथड्रॉइंग ग्रुप में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो एक लाइन में आप और चीज ऐड करो, बेस्ड ऑन pKa वैल्यूज। देखो बेस्ड ऑन pKa वैल्यूज, ठीक है, बेस्ड ऑन pKa वैल्यूज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इज अंडर। मतलब pKa वैल्यूज के बेस पे आपकी बुक के ऊपर एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक पूरा एसिडिटी का ऑर्डर दिया हुआ है, वो यहां लिखा हुआ है। तो आप उस ऑर्डर को देख सकते हो। CF3 पहला हमारा CF3COOH, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उससे कमजोर होता है हमारा CCl3COOH, CCl3COOH, ठीक है। उससे कमजोर होता है CHCl2COOH, CHCl2COOH, ठीक। और उससे कमजोर होता है देखो NO2CH2COOH, NO2CH2COOH, ठीक, ठीक है। उससे कमजोर होता है हमारा CnCH2COOH। ये वाला ऑर्डर आपकी बुक के ऊपर भी दिया हुआ है, ठीक है, बुक के ऊपर भी दिया हुआ है ये FCH2COOH, यहां FCH2COOH। ऐसे करके एक ऑर्डर आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ है, तो मैं यहां लगा दूंगा, आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो ये वाले यहां ये ऑर्डर है कि इसमें कौन सा एसिड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा वीक होता है, तो वो पी के वैल्यू के बेस के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और देख लेते हैं हम, एक क्वेश्चन है कि हमारा जो HCOOH होता है, ठीक है, उसके बाद एक बेंजोइक एसिड होता है HCOH, CH3COOH और C6H5COOH। इन तीनों में जो एसिडिटी ऑर्डर है वो बताओ, ठीक है। इन तीनों में देखो ये सबसे सिंपलेस्ट एसिड है, फॉर्मिक एसिड, ये एसिटिक एसिड, ये बेंजोइक एसिड। इन तीनों में एसिडिटी ऑर्डर बताओ।
तो अगर हम पी के वैल्यूज कंपेयर करें ना, तो यहाँ इसकी पी के वैल्यू जो होती है वो होती है 2.75, ठीक है, और बेंजोइक एसिड की होती है 4.19, ठीक है, और एसिटिक एसिड की पी के वैल्यू होती है 4.76, ठीक। तो आप खुद ही सोचो, सिर्फ पी के वैल्यूज के बेस पे हम अगर कंपेयर करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, ये वाला। तो आप बोलोगे HCOOH सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। उससे कम एसिडिक कौन सा होगा, ये वाला बेंजोइक एसिड C6H5COOH, और उससे कम हमारा कौन सा होगा, CH3COH। क्योंकि पी के वैल्यू जितनी ही कम होगी उतनी ही एसिडिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। इस एसिडिटी वाले पार्ट को हम इतना ही रखते हैं, ये मैंने बहुत लेंथी कर दिया है, ठीक है, इतना ही इसको रखो। आप इसको पढ़ो, पहले सारी चीजें समझो, फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक के ऊपर कुछ एग्जांपल्स है जो मैंने नहीं कराई वो भी आप सॉल्व करोगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आती है तो फिर ग्रुप हमारा जो बना हुआ है वहां आप मेरे से बात करके वहां समझ सकते हो, ठीक है। तो पहले आपको इस क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम एसिडिटी वाले पार्ट को इतना ही रखेंगे, मतलब ये जो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड है और एसिडिक नेचर है, इसको हम इतना ही रखते हैं। आगे वाली जो कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। इसको आप पढ़ो, इसको मैं सॉल्व करता हूं, फिर आगे चलते हैं। तो ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस, जहां लिखा है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। O और H वाली जो बॉन्ड होती है, इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहां हम रिएक्शंस देखने वाले। तो आप देखो, जब OH बॉन्ड ब्रेक होती है तो OH वाला ग्रुप हमारा यहां से चला जाता है, कुछ और ग्रुप OH की जगह यहां अटैच हो जाता है। तो आप इसमें पहले एक लाइन ऐड करो, ये वाला पार्ट बहुत सिंपल है, ठीक है, जो पहले हमने किया, आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन वो थोड़ा सा टफ माना जाता है, लेकिन ये वाला बिल्कुल सिंपल है। आप इसमें एक लाइन ऐड करो, OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यहां लिखो OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, एसिड्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर ग्रुप्स, ठीक है, लाइक Cl NH2, ठीक है, OR ETC। मतलब यहां जो रिएक्शन होंगी वहां एक्चुअल में होगा क्या, ये जो OH ग्रुप है ना, ये OH वाली बॉन्ड ब्रेक होगी, OH वाला ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, कोई और ग्रुप उसकी जगह आ जाएगा। तो वही लिखा है OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर ग्रुप्स, मतलब दूसरे ग्रुप से ये ग्रुप यहां रिप्लेस हो जाएगा जब OH बॉन्ड ब्रेक होगी। तो इसमें देखो, पहली जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन विद PCl5 PCl3, देखो फर्स्ट रिएक्शन यहां होती है, देखो रिएक्शन विद PCl3 PCl5 और SOCl2, ऐसी रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ी है, ठीक। आपको पता है ये PCl3 PCl5 SOCl2 सारे किसके सोर्स होते हैं, क्लोरीन के सोर्स। तो यहां हमारी OH वाली बॉन्ड जो होगी वो ब्रेक होगी, इसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो आप देखो, यहां मैं रिएक्शन लिख देता हूं। फर्स्ट हम करा रहे हैं RCOOH की रिएक्शन प्लस PCl3 के साथ, ठीक, और सेकंड स्टेप में कराएंगे RCOOH की रिएक्शन PCl5 के साथ, ठीक, और थर्ड स्टेप में कराएंगे RCOOH की रिएक्शन SOCl2 को बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो आप देखो क्या होगा, यहां कुछ भी नहीं होगा, ये किसका सोर्स है, क्लोरीन का सोर्स है, ये भी क्लोरीन का, ये भी क्लोरीन का, तीनों ही क्लोरीन के सोर्स है। तो आप देखो, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH है ना, तो इस केस में क्या होगा, जहां क्लोरीन का सोर्स है तो कौन सी बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ये वाली, तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी, OH वाला पार्ट यहां से चला जाएगा। तो अगर क्लोरीन का सोर्स है तो ये ऐसा बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OCl, ये बन जाएगा बस। तो पहली रिएक्शन होती है, ये जो होती है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, इसमें पहली रिएक्शन होती है रिएक्शन विद PCl3 PCl5 या फिर SOCl2, ठीक। तो इसमें देखो क्या बनेगा, यहाँ 3RCOCl, वही है ना, RCOCl लिए, ठीक है, ये बनेगा, इसमें भी वही बनेगा RCOCl, और इसमें भी वही बनेगा RCOCl। बस इतना आपको रखना है याद। यहां बनेगा साथ में H3PO3, ठीक। इसमें देखो H3PO3 कैसे बना, आपको पता है, यहां से हमने 3 Cl लिए ना, तो 3 Cl यहां हमारे
देखो यहाँ तीन Cl है, PCl3 है, तो यहाँ भी हमने 3 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो 3 के 3 Cl इनके साथ मिल गए, ठीक है। और यहाँ से ये जो 3 है तो 3 OH यहाँ से निकले, तो H3 है, P 1 है, O भी कितने, यहाँ से 3 है, तो बन गया H3PO3। तो दूसरे में क्या बनेगा, PCl3 प्लस HCl, यहाँ लिख दो, बनेगा PCl3 प्लस HCl बनेगा, ठीक है। ये आप देख लेना कैसे बना, ठीक है। एक Cl तो यहाँ इसके साथ जुड़ गया, बाकी हमारे एक Cl यहाँ जुड़ गया, एक Cl यहाँ से, देखो PCl5 है ना, ये 5 क्लोरीन है, एक Cl इधर गया, एक Cl HCl के साथ गया, 2 Cl, और पीछे कितने बच के 3, तो वही यहाँ लिख दिए PCl3, ठीक है। SO2 प्लस HCl यहाँ लिख दो, SO2 प्लस HCl। तो आप देखो ये जो पहली रिएक्शन है, रिएक्शन विद PCl5, इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ एसिड क्लोराइड बन रहा है, मतलब हमारी OH वाली बॉन्ड ब्रेक हो रही है और हर जगह क्या हो रहा है, Cl ग्रुप ऐड हो रहा है, तो इस Cl को, इसको बोलते हैं ना एसिड क्लोराइड, तो यही बन रहा है। तो आप देखो इसमें एक चीज होती है, जब हम क्या करते हैं, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड क्लोराइड बनाते हैं, तो उस टाइम हमें रिएक्शन तो यही करानी पड़ती है जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक हो, लेकिन इसमें ये वाली जो रिएक्शन होती है ना, थर्ड वाली, मतलब जब हमें एसिड क्लोराइड बनाना होता है तो ये वाली रिएक्शन मोर प्रेफरेबल होती है, ठीक है। मोर प्रेफरेबल ये वाली रिएक्शन होती है, ये वाली, ठीक। मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई है हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले चैप्टर में, ठीक है। क्यों ये रिएक्शन क्यों प्रेफरेबल होती है, क्योंकि जब हमें एसिड क्लोराइड बनाना होता है यहाँ से, तो हम क्या करते हैं, जब ये बनाते हैं तो ये दोनों चीजें गैसेस में होती हैं, HCl और SO2 दोनों गैसेस होती हैं, ये दोनों यहाँ से उड़ जाती हैं, तो हमें सिर्फ COCl मिल जाता है, ठीक है, COCl हमें मिल जाता है। और इस केसेस में, ये जो दो केसेस हैं, इसमें हमें यहाँ से इस COCl को सेपरेट करना पड़ता है, तो यहाँ वो सेपरेशन वाली टेक्निक भी लगानी पड़ती है। यहाँ क्योंकि ये SO2 और HCl दोनों ही गैसेस होती हैं, ये यहाँ से गैसेस फॉर्म में उड़ जाती है, सिर्फ ये अकेला मिल जाता है, तो इसलिए ये वाला मेथड जो होता है ज्यादा प्रेफरेबल होता है जब हम क्या करते हैं PCl3 PCl5 या SOCl2, मतलब हमें एसिड क्लोराइड बनाना होता है COOH से, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो ये होती है इस कैटेगरी की फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद PCl5 PCl3 और PCl2। उसके बाद देखो आपको ये समझ में आया ना कि इस रिएक्शन में हमारे पास क्या बना, एसिड क्लोराइड बना, और कौन सी बॉन्ड ब्रेक हुई, C और OH की बॉन्ड ब्रेक हो गई, ठीक है, ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो गई, यहां से ये वाला OH चला गया और Cl यहां लग गया। देखो इस केस में दूसरी रिएक्शन, देखो रिएक्शन विद NH3, दूसरी रिएक्शन यहां होती है, ऐसे करके लिख देता हूं, रिएक्शन विद NH3, ठीक है, आगे लिखो टू फॉर्म एसिड अमाइड, एसिड अमाइड, मतलब दूसरी रिएक्शन जो होती है वो होती है NH3 के साथ रिएक्शन होती है और बनता क्या है, एसिड अमाइड बनता है, ठीक है। तो आप देखो यहां क्या होता है, RCOOH जो होता है, RCOOH, इसकी रिएक्शन कराते हैं NH3 के साथ, ठीक। और ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ये होता है हमारा रिवर्सिबल। पहले स्टेप में क्या बनता है, RCOO- और NH4 प्लस, ये अमोनियम साल्ट बन जाता है। देखो NH4 प्लस को बोलते हैं अमोनियम आयन, तो ये अमोनियम का साल्ट है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अमोनियम का साल्ट बन जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में यहां से जब हीट करते हैं, यहां से इसको हीट करते हैं, तो RCOO नहीं, RCONH2 यहां से बन जाता है, ठीक। और ये हमारा क्या होता है, एसिड अमाइड होता है, और प्लस H2O यहां से निकल जाता है, ठीक है, H2O यहां से निकल जाता है। तो आप देखो ये ओवरऑल रिएक्शन होती है, जनरल रिएक्शन। पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, RCOO- और NH4 प्लस, ये अमोनियम साल्ट बन जाता है, अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर से जब हीट कराते हैं तो यहां से ये NH4 जो है, यहां से 2 H निकलते हैं और ये वाला O, देखो 2 H यहां से और एक O, H2O बन गया, तो ये निकल गया, तो RCONH2 बन जाता है। तो ये RCONH2 जो होता है उसकी स्ट्रक्चर ये होती है, देखो इसमें भी वो OH वाली बॉन्ड जो होती है वो ब्रेक हो जाती है, तो ये बन गया हमारा एसिड अमाइड। ये क्या होता है, एसिड अमाइड, ठीक। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। तो इसमें आप एग्जांपल्स भी लेके कर सकते हो, जैसे देखो अगर मैं इस R की जगह ये ले लूं, ये COOH ले लूं, ठीक है। अब देखो ये मैंने ले लिया COH इसकी जगह, इसकी रिएक्शन करा दी NH3 के साथ, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा,
COOH सेम टू सेम वैसा बना दो, नीचे तो R की जगह R ही रहेगा, मतलब बेंजीन तो बेंजीन ही रहेगी, ऊपर COO माइनस NH4 प्लस कर दो, ये साल्ट बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से ये बेंजीन रिंग तो वैसे ही रहेगी, ठीक है, बेंजीन रिंग वैसे ही रहेगी, ऊपर COONH4 है तो यहां से आपको पता है CONH2 बन जाएगा, यहां से वही H2O निकलेगा ना, दो हाइड्रोजन यहां से एक ऑक्सीजन यहां से, तो CONH2 बन जाएगा, CONH2 बन जाएगा, ठीक है, प्लस H2O बनेगा। तो ये भी एक किस्म का तो एसिड अमाइड ही है, ये सिर्फ R की जगह बेंजीन रिंग लगी है तो एसिड अमाइड ही है। तो ऐसे करके ये सेकंड रिएक्शन जो होती है ये होती है, ठीक। तो अभी इसको मैं साफ करता हूं, अभी देख लेते हैं आगे वाली रिएक्शंस। तो अभी देखो थर्ड वाली रिएक्शन हम देख रहे हैं, इसमें थर्ड वाली जो रिएक्शन है उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। तो लिखो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, ठीक है। हमें क्या करना है, अभी एनहाइड्राइड बनाना है। देखना आप जब एनहाइड्राइड बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, उस टाइम भी ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी, C और OH वाली बॉन्ड ब्रेक होगी। तो आप देखो यहाँ कि एनहाइड्राइड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हम क्या करते हैं, दो कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं RCOOH और इसी तरह का यहाँ RCOOH, ठीक है, मतलब दो मॉलिक्यूल लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है कोई ऐसा कंपाउंड जो वाटर को लॉस करने में हेल्प करे, ठीक है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है यहाँ हम लेते हैं P2O5, ठीक है, P2O5 लेते हैं और साथ में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं। तो यहां से क्या होता है, देखो वाटर जो होता है वो लॉस हो जाता है और हमारा सिस्टम ठीक हो जाता है, एनहाइड्राइड बन जाता है। देखो ये वाला आप लॉस करा दो, ठीक। देखो अभी जब ये लॉस होगा तो क्या होगा, फिर ये लॉस होगा तो ऐसा कुछ बनेगा। देखो अगर ये वाला यहां से H2O निकल गया, ठीक है, H2O निकल जाएगा तो आपको पता है ये RCOO ऐसे लिखो, ये वाला RC डबल बॉन्ड O, ये वाला लिख दिया। उसके बाद ये वाला जो O है ये इसके साथ जोड़ दो, ये वाला O है ना, इस O के साथ ये वाला पार्ट जोड़ दो, ये वाला पार्ट। तो आपको पता है ये वाला पार्ट कैसे जुड़ता है, C डबल बॉन्ड O R ऐसे जुड़ता है। देखो ना आपको पता है ये वाला पार्ट जैसे ये यहां से टूटेगा तो ये वाला डबल बॉन्ड O तो ऊपर हो जाएगा, C वाला पार्ट इसके साथ जुड़ेगा तो R ये वाला। तो आप देखो यहां इस वाले ये वाला जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी बॉन्ड ब्रेक हुई है, ये मॉलिक्यूल ऐसा था RC डबल बॉन्ड O OH था, ठीक। तो इसमें O और H वाली बॉन्ड ब्रेक हुई ना, ये वाली, ठीक है। तो ये वाला C था, एक्चुअल में ये ऐसा होता है, तो ये वाला C कहाँ जुड़ गया, इस O के साथ, तो वही हो गया। तो आपको पता है ये क्या होता है, ये एनहाइड्राइड होता है, ठीक, यही होता है एनहाइड्राइड। तो ये बन गया हमारा एनहाइड्राइड। तो इस रिएक्शन में भी हमारा क्या होता है, आपको पता है इस रिएक्शन में भी जो एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है, जैसे इससे पहले हमने देखा अमाइड की फॉर्मेशन, एसिड अमाइड की फॉर्मेशन, उससे पहले देखा एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन, उन सब में ही OH बॉन्ड जो होती है ब्रेक होती है, OH की जगह कोई और ग्रुप आ जाता है, ठीक है। पहले में Cl आया, दूसरे में NH2 आया, ठीक। अभी इसमें हमारा ये वाला ग्रुप आया, ये वाला O C डबल बॉन्ड O R ग्रुप आया और यहाँ से एक एसिड में से ये OH बॉन्ड ब्रेक हो गई। आप देखो इस रिएक्शन की एग्जांपल आप और भी कर सकते हो, जैसे अगर मैं इसकी जगह ये ले लूँ CH3 COOH ले लूँ प्लस CH3 COOH ले लूँ, अभी तो आप आराम से करवा सकते हो। इसको P2O5 लेना है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब ये डिहाइड्रेशन कराता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक। तो यहां देखो P2O5 लेके हीट कराओगे तो आपको पता है CH3 ये तो ऐसे ही रहता है, CH3 COO इतना ही रहता है, तो आप लिखोगे CH3 C डबल बॉन्ड O और O ऐसे ही रहेगा, इस तरफ C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3 लग जाएगा, दैट्स इट। ये आपको पता है ना, ये वाला H और ये वाला OH तो यहाँ से जाता है, तो ये वाला C इसके साथ जुड़ जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O है तो CH3, तो ये हमारा बन जाता है एनहाइड्राइड, ठीक। तो ये हमारी होती है थर्ड किस्म की ऐसी रिएक्शन जिसमें OH वाली जो C और OH वाली जो बॉन्ड है ये ब्रेक होती है, ठीक। अच्छा इसमें देखो फोर्थ रिएक्शन जो होती है
वो होती है एस्ट्रिफिकेशन। तो आप लिखो यहाँ फोर्थ किस्म की जो यहाँ रिएक्शन होती है वो होती है एस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, एस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होती है फोर्थ किस्म की। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो किस में चेंज होते हैं, एस्टर्स में। तो उस टाइम भी OH COH वाली बॉन्ड जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। देखो कैसे होता है ये, आप लिखो एक कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, और इसमें रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, अल्कोहल के साथ, ROH के साथ। ठीक, और यहां से हम क्या करते हैं, कोई एसिड होता है उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, किसी मिनरल एसिड, मतलब H2SO4 लिख लो, HCl लिख लो, या फिर सीधा H+ लिख लो। H+ भी एसिड ही देते हैं। तो इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। बोलोगे RCOH प्लस ROH करोगे तो यहां से हमारा बन जाता है एस्टर, RCOOR। ठीक, इसको अगर आप R' बना दो तो हो जाएगा RCOOR' प्लस यहां से बन जाएगा हमें H2O बन जाएगा। ठीक है, देखो ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन। इस रिएक्शन में भी हमारी C डबल बॉन्ड OH की बॉन्ड जो होती है ब्रेक होती है। देखो ये जो रिएक्शन होती है ना, इसमें आप ऐसे भी दिखा सकते हो, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बताऊं तो अगर RCOOH है प्लस इसको उल्टा करके लिख दो HOR'। अब देखो यहां से क्या होता है, ये वाला OH और ये वाला H चला जाता है, यहां से ये चले जाते हैं। तो यहां से देखो COOH है तो ये वाली OH की बॉन्ड ब्रेक हो गई ना। अगर आप ऐसे देखोगे RC डबल बॉन्ड O और OH ऐसा होता है तो ये वाली OH वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाती है। तो इसमें भी वही होता है, OH की बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाती है तो इसका H लगता है तो OR इसके साथ जुड़ जाएगा तो RCOOR हो जाएगा, ये हमारा एस्टर बनता है। तो इसमें भी क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होती है, कौन सी, C डबल बॉन्ड OH की। तो एस्ट्रिफिकेशन में भी आप बोलोगे यही बॉन्ड ब्रेक होती है। तो यही 4 रिएक्शंस होती है इस कैटेगरी की, और कुछ ज्यादा नहीं है। देखो इसमें आप एग्जांपल लेके कर सकते हो, जैसे यहाँ अगर मैं ले लूँ इस R की जगह मैं ले लूँ CH3COOH, ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, प्लस हमने यहाँ अल्कोहल की जगह ले लिया CH3OH। तो अब क्या बनेगा, यहाँ से आपको पता है एक H+ लिखो यहाँ, तो आपको पता है क्या बनता है, CH3 बनेगा, COOCH3 बनेगा प्लस H2O बनेगा। ठीक, तो ये ऐसे करके हमारे एस्टर्स बनते हैं। ठीक, तो यहाँ ऐसे जो ये होती है रिएक्शन, और इसी में भी इस रिएक्शन में भी क्या होता है, C और OH की बॉन्ड ब्रेक होती है। ठीक, आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अच्छा, अब देखो हमारे सिलेबस में जो एस्ट्रिफिकेशन है ना, इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो एक्चुअल मैकेनिज्म होता है एस्ट्रिफिकेशन का वो कैसे होता है। ठीक है, रिएक्शन तो हमारी यही 4 है, तो आप मैकेनिज्म समझ लो तो आपको थोड़ा सा दिमाग भी खुल जाएगा कि कैसे जो होता है रिएक्शन जो होती है वो कैसे होती है। ठीक, तो बाकी हमारा ये जो 4 रिएक्शन है इतनी ही होती हैं इस कैटेगरी की रिएक्शन, बाकी कुछ खास नहीं है। तो जो मैंने पीछे पढ़ाया आपको एसिडिटी वाला, एसिडिक नेचर, उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करो, वहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इन रिएक्शंस में या उसमें तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक, अभी देखो थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर मैकेनिज्म ऑफ एस्ट्रिफिकेशन देख लेते हैं, तो फिर हमारी वीडियो खत्म। अभी देखो हम देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एस्ट्रिफिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ एस्ट्रिफिकेशन का मतलब ही यही होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनता है उस रिएक्शन को एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। ठीक, तो मैकेनिज्म में आप क्या देखोगे, देखो हमने देखा था कि यहाँ एक कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेते हैं और उसके साथ क्या लेते हैं, एक अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं। ठीक है, और इसको किसके प्रेजेंस में कराते हैं, H+ के प्रेजेंस में। ठीक, तो आप देखो यहाँ हम पहले क्या ले रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, RC डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में ये हमारा जो H+ होता है ना, ये आता है अंदर, देखो प्लस H+, ये H+ आता है पहले स्टेप में। और आपको पता है यहाँ क्या होता है, ये जो हमारा ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन, इसके ऊपर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर। ठीक, तो पहले स्टेप में क्या होता है, ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाता है, मतलब ये लोन पेयर इस H+ के ऊपर अटैक करते हैं, इसको अपने अंदर ले लेते हैं। तो यहां से हमारा बनता है, देखो OH बन जाएगा यहां से, तो आप बोलोगे RC डबल बॉन्ड O, और यहां से H लग जाएगा इसके साथ। ठीक है, और ये OH ऐसा ही रहेगा। और आपको पता है इस O ने
आपने लोन पेयर दिए तो इस O के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक, पहले स्टेप में ये होता है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसको माइनस चार्ज चाहिए लेकिन इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो इसके लिए ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहाँ से ऐसे कर लेगा, मतलब इस बॉन्ड को ले लेगा तो कैसा बनेगा RCOH, तो ऐसा हो जाएगा, इधर भी OH है, और इस बॉन्ड को यहाँ से लेगा तो इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ इस कार्बन के ऊपर नेक्स्ट स्टेप में प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब देखो जब इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको पता है इसमें हमने अल्कोहल डाला है, ये अल्कोहल, तो आप बोलोगे इसमें क्या होगा, अभी ROH अल्कोहल होता है, तो जो अल्कोहल होता है ना उसमें आपको पता है इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर। तो इन लोन पेयर देखो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। अभी ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है, तो आप देखो ये जो लोन पेयर है ये यहाँ इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, कर सकते हैं। तो आप देखो इस कार्बन के ऊपर लोन पेयर जब अटैक करेंगे तो मैं यहाँ से आगे लिखूंगा कि R, इसके बाद COH ऊपर है, OH इस तरफ है, और इसके ऊपर कौन अटैक कर रहा है, ये O, तो यहाँ आप लिखोगे O अटैक कर रहा है, O के साथ क्या जुड़ा है R, और क्या जुड़ा है O के साथ H। ठीक, और आपको पता है ये कार्बन को इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कार्बन का प्लस चार्ज तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिए, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, लेकिन इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब अपना लोन पेयर दिया, तो जो लोन पेयर डोनेट करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा इस स्टेप में। ठीक, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं, यहां से इस तरफ, ठीक, ऐसे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है ये जो ऑक्सीजन है क्या एक काम करते हैं, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, उस वाले पार्ट को उठा के यहां लिखो, ठीक है, उस वाला वो वाला जो पार्ट है ना उसको उठा के यहां लिखो, R, C के ऊपर OH, इसके ऊपर OH, यहाँ O, यहाँ R, यहाँ H, और इसके ऊपर क्या था, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज था, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज। तो आप देखो अभी इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज आया हुआ है, आप ये चेक करो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज आए उसको कभी बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए ये क्या करता है, इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए इस हाइड्रोजन को यहां से निकाल देता है। ठीक, हाइड्रोजन को यहां से निकाल देता है और इसके दोनों, इस बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है दोनों ऑक्सीजन ले लेता है। ठीक, तो कुछ ऐसा बन जाता है, R, C के ऊपर OH यहां, इसके ऊपर OH यहां, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन पूरे ले लेगा अपने ऊपर, तो यहां से -H प्लस कर दो, मतलब H प्लस यहां से निकल जाएगा, और ये H तो यहां से चला गया, O स्टेबल हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, यहां लग जाएगा OR, ये लग गया नीचे। ठीक है, आई समझ आपको। अब देखो एक काम आप कर सकते हो, जो अल्कोहल का R है ना इसको R डैश कर दो, तो यहाँ नीचे R डैश आ जाएगा, यहाँ इसके ऊपर भी डैश आ जाएगी, तो यहाँ इस अल्कोहल के R के ऊपर डैश, तो यहाँ भी R के ऊपर डैश। ठीक, डैश इसलिए किया कि थोड़ा अलग से दिखे। अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा चेक करो, अभी क्या होगा देखो, अभी आप ऐसा बोल सकते हो कि यहां से जो H प्लस कहां से निकला था, यहां से जो H प्लस निकला था ये वाला कहां से निकला था, इस O से, इसको क्या कौन ले लेता है यहां से, ये देखो इसके ऊपर भी तो लोन पेयर है ना, इस OH के ऊपर भी लोन पेयर है, इस OH के ऊपर भी लोन पेयर है, दोनों में से कोई एक इस H प्लस को ले सकता है। ठीक है, ये H प्लस कहां से निकला था, यहां से। ठीक, तो इस H प्लस को यहां से OH से कोई ले सकता है, या ये वाला या ये वाला, तो जब सपोज मैं मानता हूं कि इसने ले लिया, ठीक है, इस OH ने यहां से H प्लस को ले लिया, तो क्या होगा, R C, तो ये OH अगर इस H प्लस को लेगा तो यहाँ OH2 हो जाएगा, OH2 हो जाएगा, यहाँ तो OH ही रहेगा, इधर OR रहेगा, ठीक, OR डैश रहेगा। ठीक है, ऊपर OH2 हो गया, तो आपको पता है जो लोन पेयर देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब आप देखो जब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आता है इसका मतलब वो हाईली अनस्टेबल है, वो प्लस चार्ज को खत्म करना चाहता है, तो इसलिए ये क्या करता है, नेक्स्ट टाइम में इस पूरी बॉन्ड को यहाँ से ले जाता है अपने ऊपर, और एज H2O बाहर निकल जाता है। देखो ये H2O ही है ना, H2O ही है, तो एज H2 बाहर निकल जाता है और इस कार्बन को क्या कर जाता है, बेचारे को प्लस कर देता है। ठीक, तो आप बोलोगे इस कार्बन के ऊपर यहाँ तो R है, यहाँ OH है, ठीक है, और यहाँ हमारा OR है, और इसके ऊपर प्लस चार्ज है। क्यों आया प्लस चार्ज, क्योंकि यहाँ इस OH ने इस H प्लस को ले लिया था,
OH2 प्लस हो गया था, अब ये गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है, मतलब ये अब यहाँ से निकल जाएगा H2O की फॉर्म में, यहाँ लिखो माइनस H2O की फॉर्म में निकल जाएगा। तो अब देखो ये कंपाउंड हमारे पास बन गया। अब देखो क्या होता है, इसके ऊपर होते लोन पेयर इसके ऊपर भी है, तो इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको दे देता है यहाँ। ठीक, तो अब कैसा बनता है, देखो अब ऐसा बनता है RC ये वाला, और ये ऑक्सीजन इधर बॉन्ड अपने लोन पेयर देगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। ठीक, और यहाँ नीचे तो OR ही रहेगा। तो आप देखो यहाँ इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर डोनेट करने से क्या चार्ज आता है, प्लस। इसने अपने लोन पेयर यहाँ डोनेट कर दिए, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस। अब देखो फिर वही चक्कर है, चक्कर ये है कि ऑक्सीजन के ऊपर फिर प्लस चार्ज आ रहा है, तो वो तो हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको नेगेटिव चाहिए। तो इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये इसके लोन पेयर ले लेता है, मतलब इस बोर्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यहाँ से H को बाहर निकाल देता है, माइनस H प्लस, मतलब यहाँ से इस H को ये बाहर निकाल देगा, तो बनेगा क्या, RC डबल बॉन्ड O और OR, ऐसा बनेगा। यहाँ से इस H को यहाँ से निकाल देता है एज H प्लस, क्योंकि ये ऑक्सीजन अब अनस्टेबल हो गया ना। तो आप देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड O और OR, ये तो क्या है, ये तो वही एस्टर ही है, इसको ये भी लिख सकते हैं RCOOR, तो ये हमारा हो गया एस्टर, ऐसे बनता है। ठीक है, तो ऐसे H प्लस का यूज होता है इस रिएक्शन में, तो ऐसे हमारा क्या होता है, एस्टर की फॉर्मेशन होती है। ये होता है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म एस्टरीफिकेशन का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको पक्का समझ में आएगा, आप लिख लो इसको। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो हमारी इतनी रहेगी, कल हम मिलेंगे लास्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।